आध्यात्म में सहजता पे बहुत महत्व दिया गया है, सहजता का। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति सहजता को समझ नहीं पाता, जरा इसे समझाइए। सहजता क्या है? यदि कुछ आयोजना करते हो, कुछ प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, कुछ प्रभावशाली अभिव्यक्ति देना चाहते हो, है ना, तो वह सहजता नहीं है। जहां आयोजन है वहां सहजता नहीं है। अनायोजित है तो वह सहजता है। जहां प्रिपरेशन है वहां पर मन है। प्रिपरेशन कौन करता है? मन करता है। तो प्रिपरेशन में मन आ जाता है, वहां पर असहजता आ जाती है। जहां प्रिपरेशन नहीं है वहां पर असहजता नहीं आएगी। आप हमसे टॉक करते हैं, है ना? कई बार वो लोग होते हैं ना जो अपना वो पॉडकास्ट आयोजित करते हैं, दूसरे चैनल वाले, तो फिर वो जो है अपना, जैसे अनिकेत से बात करते, किसी से बात करते, बोले हम वो क्वेश्चन आंसर वाली लिस्ट भेज देते हैं। तो अनिकेत से कहते हैं कि उनको बोलना किसी लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो बोले वो क्वेश्चन हम पूछेंगे तो वो कैसे तैयारी करेंगे वो? वो अनिकेत को बोलते हैं कि नहीं, हम तैयारी करते ही नहीं है किसी चीज की, ठीक है ना। बाय द वे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बोल देंगे भाई नहीं है, इस क्वेश्चन पे हम बात नहीं करेंगे, हमारी समझ के बाहर है। नहीं है तो नहीं बोल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कोई क्वेश्चन आया और हम इसके बेस पे बात नहीं कर सकते हैं तो फिर वो हम हेजिटेट हो जाएंगे। काहे के लिए हेजिटेट होंगे? भाई ये क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध जो है, उन्होंने तो 13 क्वेश्चन बना रखे थे कि इससे ये वाला क्वेश्चन करोगे हम यहाँ जवाब देते ही नहीं, इसका इससे रिलेटेड तुम क्वेश्चन करोगे इसका हम जवाब देते ही नहीं, तुम पूछते रहो हम चुपचाप बैठे रहेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा कुछ है नहीं। बाकी सहजता का अर्थ है कि जहां पर कोई प्रिपरेशन नहीं हो रहा है। भाई जो घटना घटेगी, जब घटेगी तब जैसा प्रतिसंवेदन होगा, जो हैपनिंग होनी है हो जाएगी, वो सहजता है। जो होगा सो देखा जाएगा, उसमें क्या है। ऐसे ही सारी जगह पर वही होता है ना। जैसे वो ऑफिस में ये लड़की बैठी है, कोई प्रेजेंटेशन देना होगा इसको, तो बड़ी असहज रहेगी ना, बार बार तैयारी, ये वो, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, यह होगा वह होगा। हम पढ़ते थे जब स्कूल में ना, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, उधर उधर पे, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते थे ना, कि वो ब्लॉक लेवल का कॉम्पिटिशन हो गया, उसमें सब जगह से आएंगे बच्चे, उधर से आया डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो गया, तो वहाँ पर डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे। तो वो जो है टीचर्स को पता चल गया था, तो डिबेट कॉम्पिटिशन, इस लड़के का नाम डाल दो। हम कहते थे नाम डालना, लेकिन देखना सब्जेक्ट हमको पता बताना भी नहीं और अपोजिशन में डालना। कितना भी अच्छा सब्जेक्ट हो हम उसके अपोज में बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? उसके अपोज में, और हमें सब्जेक्ट बताना नहीं। जब होने वाला होगा ना कंपटीशन, उस समय बता देना कि ये सब्जेक्ट है, इस पे बोलना है। स्कूल पढ़ते थे तब हम, और हमेशा प्राइज लेके आते थे। सब्जेक्ट कितना भी अच्छा हो, हमें कोई लेना देना नहीं, हम उसके खिलाफ ही बोलेंगे। डिबेट कंपटीशन में ऐसे होता है ना, एक पक्ष और विपक्ष, हम अपोज में बोलेंगे। और सब्जेक्ट हमें पहले से नहीं चाहिए, हमें तैयारी व्यारी नहीं करनी की है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है? नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि प्रतिसंवेदन, उस समय जो होगा सो देखा जाएगा। सब्जेक्ट सामने आया तो उसको फेस करेंगे तो जो प्रतिसंवेदन होना है हो जाएगा। गुणा भाग काहे का लगाना है? गुणा भाग लगाओगे तो मन को बीच में लाओगे। जो चीज नेचुरली आपसे सहज रूप से उतर रही है, हाँ, आपके द्वारा, हाँ, वो जस्ट हमको एक्ट में कर लेनी है। हाँ, लेकिन तो, हम जैसे हमारी जब बचपन से कंडीशनिंग होती है, हाँ, हमको हर चीज सिखाई जाती है, नहीं कपड़े ऐसे ही पहनने हैं, टाई ऐसी लगानी है, जूता बांधना है तो ऐसी बांधना है। तो हम इतने रोबोटिक हो जाते हैं कि हाँ, कुछ नेचुरली कर ही नहीं पाते हैं। वही समझने की बात है कि जो है जितनी तैयारी करेंगे उतना मामला गड़बड़ होता चला जाएगा, है ना। उतनी असहजता आती जाएगी। जितना तैयारियों पर आग्रह होगा ना, उतना जो है असहजता आती जाएगी। जो जीवंत आदमी होता है, जिंदा दिल आदमी होता है, वो तैयारियों में पड़ता नहीं है। इसलिए हमको विधि देनी पड़ी ना, अचानक एक्सेल वाली। एक्सेल कैसा? प्रिपरेशन नहीं करना कि एक्सेल करना है जी, पहले
इनहेल करेंगे फिर अच्छे से एक्सेल करेंगे, वो तो गलत एक्सेल हो गया, अच्छे से क्या हुआ, रॉन्ग हो गया ना वो तो। अचानक एक्सेल का मतलब है कि जैसे ही ख्याल आया और ख्याल पूरा होने के पहले एक्सेल हो चुका, 10% सांस भीतर बची है तो 10%, 20% बची तो 20%, कोई 100% सांस नहीं फेंकनी है, अचानक एक्सेल कर देना है विदाउट एनी प्रिपरेशन, मन को बीच में लाए बगैर। तो हैकिंग है जो कॉन्शियस माइंड की, डिस्ट्रॉय हो जाएगी देन एंड देयर। सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न है जो तुम्हें ऑपरेट कर रहा है, तो जो गुलाम बना के तुम्हें नचा रहा है कठपुतली की तरह, हैकिंग टूट जाएगी देन एंड देयर। अचानक एक्सेल, अचानक, क्योंकि मन को आने नहीं देना, मन बीच में आ गया तो पूरा प्रोटेक्शन क्रिएट कर लेगा ना उसके लिए जो चल रहा है। प्रिपरेशन का क्या मतलब है, मन को मौका दिया, मन को मौका दिया तो अपने अनुकूल करेगा ना, मन के बाहर छलांग लेनी है, मन के। हाँ स्वामी जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से रहता है, मतलब जीवन में कोई प्लानिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता, अगर हम बच्चे को शुरू से ही ये बात सिखा दें उसे कि भाई आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी, लाइफ में कोई तो फिर बच्चा इंटेलिजेंट हो जाएगा, तो फिर तो वो ज्यादा जो है होशपूर्ण, या वो होशपूर्ण भी रहेगा, सहज रहेगा, इंटेलिजेंट रहेगा। एक बात बताओ कि एक जो है 10 दिन बाद कोई बड़ा इवेंट है, बड़ी घटना है ना, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, कितने दिन बाद है, 10 दिन के बाद है। अब 10 दिन के बाद बड़ी समस्या है और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं कि फिर प्लानिंग करते हैं, 1 प्लानिंग, 2 प्लानिंग, 3 प्लानिंग, 4 प्लानिंग, मतलब मन लगातार एक्सरसाइज करते रहता है कि अरे भाई वो समस्या आ रही है, मैं ऐसा कर लूंगा, फिर वैसा कर लूंगा, फिर वैसा कर लूंगा, नहीं ऐसा ठीक है, नहीं वैसा ठीक है, नहीं वैसा ठीक है। और 10 दिन बाद जब आप फेस करने जाते हो, कोई समस्या है, बड़ी समस्या है, कुछ विरोधी लोग हैं, कुछ अटपटे लोग हैं, कुछ गड़बड़ लोग हैं, उनको जाके फेस करना है और उनसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और जब वहां जाते हो और खूब सारियां मन में जो है 1000 बार तैयारियां कर ली, प्लानिंग कर ली, और वहां जाकर जब फेस करते हो कोई भी तैयारी काम नहीं आती, वहां की परिस्थिति जैसी रहती है उसको वैसा हैंडल करना पड़ता है, और पिछले सारी सब किया धरा वैसे ही रह जाता है। उसके बाद में भी यह होश नहीं आता कि इसकी जरूरत नहीं है। समस्या को समझो, समस्या से कैसे निपटूंगा इसकी प्लानिंग पे ज्यादा जोर मत लगाओ, बस समस्या को समझते रहो, समस्या को सिर्फ फैला फैला के समझते रहो, समाधान मत ढूंढो, समाधान भीतर से आ जाएगा। तुम ढूंढोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ढूंढो मत, सिर्फ समस्या को समझो, समस्या को ठीक से समझो, समस्या को जियो, समाधान को मत ढूंढो, समाधान भीतर से आएगा, प्रतिसंवेदन से आएगा, हैपनिंग के माध्यम से आएगा, और जो आएगा वो परफेक्ट होगा। समस्या को जियो, हाँ आउट ऑफ कंट्रोल जीने का वो जाता है कैसे? हाँ। कोई समस्या इतनी है कि वो बहुत हावी हो रही है, मतलब जीना। अब नहीं, समस्या हावी हो रही है इन द सेंस कि समस्या को जी नहीं रहे हो ना, मतलब समस्या जैसी है उसको फेस करो, समस्या को फेस करो इन द सेंस कि उसके समाधान की कोशिश मत करो, समस्या के स्वरूप को समझो, समस्या के स्वरूप को यदि ठीक से समझ रहे हो, है ना, उसको देख रहे हो, जी रहे हो, तो प्रतिसंवेदन से वहां जैसा करना चाहिए उसके समाधान के लिए वो घट जाएगा, और घट जाएगा तो परफेक्ट होगा। ऐसी गांव में होता था, हम बहुत छोटे थे, पढ़ते थे ऐसे, तो गांव में कई बार समस्या हो जाती, 2 गांवों के बीच में झगड़ा हो गया, कहीं कुछ हो गया, किसी बात को पॉलिटिकल मैटर बन गया, एमएलए आ गए, ये आ गए, पुलिस अफसर आ गए, समझौता करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बात बनी नहीं रही है, बात जो है बनी नहीं रही है। और जब जो है ऐसे करते करते कई मीटिंगें हो गई, वो झगड़े हो गए, ये हो गए, ऐसा मैटर होता है कि पुलिस भी चाहती है कि केस दर्ज न हो, है ना, और जो है बड़े अधिकारी प्रशासनिक एसडीएम चाहते हैं अरे यार ये गाँव के मैटर हैं, बड़े वो झगड़े हैं, आपस में सॉल्व कर लें। ऐसे जब होते थे और जब सॉल्व नहीं होते थे, जब सब थक हार जाते थे, तब बोलते थे अरे फलाना वो लड़का है ना उसको बुला लो, अब वहीं से समाधान निकलेगा, कि अब समस्या का समाधान तो निकल ही नहीं रहा है। तो 3-4 ऐसे लोग जिनको हम थोड़ा बहुत सुनते थे, वो आएंगे, धीरे से पुचकारेंगे, प्लीज 5 मिनट के लिए चलो ना, प्लीज ऐसा है वैसा है, या हम नहीं जाएंगे तो सब जैसे हम बैठा करते थे, एक रेस्ट हाउस था, उसमें बरगद का पेड़ था, वहाँ हम कुर्सी टेबल निकाल के वहाँ बैठा करते, लोगों से वहीं मिला करते थे, गार्डन था अच्छा खासा, तो वहाँ हम बैठे रहते थे, तो फिर वहां पर अपना फिर वो लोग सब आके इकट्ठा होते थे, चुपचाप आकर के सब बैठ जाते थे।
फिर वो बोलते थे अरे ऐसी ऐसी समस्या हो गई है बेटा, और ऐसा हो गया वैसा हो गया फलाना हो गया। हम चुपचाप सुनते रहते थे। और क्या क्या सुनाते रहो सुनाते रहो सुनाते रहो, चुपचाप सुनते रहते थे। एक आध क्वेश्चन बस बीच पूछेंगे, अरे तो ऐसा ऐसा कर लो ना, काहे के लिए उलझे पड़े हो। और 2 मिनट में समाधान, और उठ के सब चले जाते थे। तो स्वामी जी, हम लोग जैसे लोग हैं ना, हम समस्या को भी इतना ज्यादा उसमें इतने उलझ जाते हैं, ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, कि हाँ, हम कभी उसको कभी मैग्नीफाई सॉल्यूशन करते सामने हैं ना। होता है उसको एक्चुअली देख नहीं क्या है, पाते। मन का काम है मैग्नीफाई करना। समस्या उतनी बड़ी नहीं होती, समस्या छोटी होती है, और मन उसको मैग्नीफाई करता है। अब मैग्नीफाई कर दिया बड़ी समस्या, है ना। अब वही है, एक पुरानी कहावत है ना कि अपना जो है जहां पर सुई का काम है वहां पे तलवार काम नहीं आती। अब तुमने समस्या को बड़ा कर लिया, और बड़ा कर लिया तो तुमने फिर हथियार तैयार की, तलवार तैयार की, तलवार से ही बात बनेगी। और मामला ऐसा था, एक छोटी सी सुई की जरूरत थी, एक सुई धागे की जरूरत थी, उससे सिलना था। अब तलवार को तुम कपड़े में डाल करके सिलोगे, तलवार तो फाड़ेगी ना, सिलेगी थोड़ी ना। और सुई भी उसमें छेद करती है, लेकिन उससे वो सिलती है, स्टिच करती है, जोड़ देती है उसको। जैसे गुरु जी आपने वो अभी एग्जाम्पल दिया 2 गांव वाला, हाँ कि इतने लोग हुए, इतना सिस्टम हुआ, इतनी मीटिंग हुई, सारा कुछ हुआ, हाँ। फिर भी वो मुद्दा सुलझा नहीं। लेकिन जिस लड़के को आप बोल रहे हो कि वो उनके कहने से, तो ऐसा क्या था कि इतने बड़े बड़े लोग इतनी मीटिंग के पास समझा नहीं पाए? वो जो है ना, समस्या को मैग्नीफाई करके देख रहे थे, और समस्या को जो है भिड़ के सुलझाना चाहते थे। हम समस्या को सुलझाना चाहते ही नहीं थे, हम समस्या को सिर्फ सुनते रहते थे, और जैसी समस्या है वैसा सुनते थे। अब कोई मैग्नीफाई कर करके बोल रहा है, हम चुपचाप सुनते थे उसको, उसके उस हिप्नोटिज्म को, उसके उस प्रेशर को, उसको हम लेते ही नहीं थे अपने भीतर, सुनते रहते थे। सुनते 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 समझ में आता था कि समस्या तो सिर्फ इतनी सी है, ये सब अपना लंबा चौड़ा जबरदस्ती का कर रहे हैं। हाँ, ये की पॉइंट्स है इसकी समस्या के, की पॉइंट्स दिखते थे कि ऐसा ऐसा है, और वहां पर भीतर से आ जाता था कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, दैट्स ऑल। कई बार हम उसको सरल करने की कोशिश करते हैं, बहुत छोटा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला उसको फिर भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर कैसे सहज हो जाएंगे? देखो, ये जो है ना, ये वैशेषिक मुद्दों पर लाओगे तो फिर वो बात बनेगी नहीं। प्रतिसंवेदन को जीना चालू करो तो बाकी सब चीजें हो जाएंगी, है ना। स्वामी जी, ये वैसा करे, इसमें कैसा करेंगे, उसमें कैसा करेंगे, उसमें ऐसा करेंगे, ये सिर्फ ये मन के वही मैग्नीफाइंग सिस्टम काम कर रहे हैं। मुझे बहुत सिंपल वर्ड्स में प्रतिसंवेदन मतलब कि दूसरे के लिए एम्पैथेटिकली हम सोचना जब शुरू करेंगे, नहीं तो वैसा। हाँ, प्रतिसंवेदन का अर्थ है कि हम सहज हैं, और हम जो है परिस्थिति को सिर्फ समझ रहे हैं। अभी हमने कुछ करने का कोई डिसीजन और प्लानिंग और कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना, परिस्थिति को समझ रहे हैं। अब परिस्थिति में जो चीज दिख रही है, वहां पर जो वास्तव में जो चीज है जो कि मिसमैनेज है, वो मिसमैनेज क्या है वो हमें जब ठीक से समझ में आता है, तो उसी के बीच में उसका समाधान छुपा होता है। समस्या में ही समाधान इनबिल्ट होता है, यदि समस्या को देख पाओ तो। समस्या को हम देखते नहीं है, समस्या को हम देख नहीं पाते ना, क्योंकि हाँ। हम ब्लाइंडेड है, हमारे पास इतनी और फिर उसमें हम फीलिंग्स अपने इमोशंस पूर्वाग्रहों से फंसे रहते हैं, पूर्वाग्रहों से उसे जानते रहते हैं। प्रेजुडिसेस हैं, फीलिंग्स इमोशंस हैं, हाँ हाँ तेरा मेरा है, ये सब हाँ, चीजें हाँ। होती हैं। तो समस्या को एज इट इज जैसी हम देख पाते हैं, तो समस्या के भीतर ही समाधान छुपा होता है, वो दिखने लगता है। स्वामी जी, अगर सहजता से कहें तो जो हमारा ये जो शिक्षा नीति है या जो शिक्षा है, वो सबसे बड़ी बाधक है हमारी सहजता के अंदर। हाँ, तो क्योंकि वो शिक्षा आपके परिवार में पहले शिक्षा मिलती है, फिर आपके मोहल्ले वाले शिक्षा देते हैं, फिर आपके स्कूल शिक्षा देता है, सारी शिक्षाएं गड़बड़ है। और शिक्षा तो सब तरह से मिल रही है ना आपको। और ये सारा जो है ये प्लानिंग के तहत ही होता है, किसी कहीं पर भी आपको स्वतंत्र कोई भी कार्य करने ही नहीं दिया। पहली बात यही है कि किसी को जिम्मेदार बनाना है तो उसको पहले स्वतंत्रता दो। उसको स्वतंत्रता दोगे तभी तो जिम्मेदार बनेगा ना। जिम्मेदार कैसे बनेगा, लाइबिलिटीज को कैसे कैरी करेगा, जब उसके ऊपर छोड़ दो। बच्चे के साथ ऐसा करो कि उसके ऊपर छोड़ो, क्या करेगा, थोड़ा उल्टा पुल्टा करेगा, फिर धीरे धीरे सीधा करने लगेगा करने से। अब बच्चों को बिल्कुल एकदम हिसाब किताब से रखोगे, बड़े पालने में सजा कर और ये वो करके, है ना, तो वो मजबूत बनेंगे कैसे। उन्हें मजबूत बनाने के लिए जो है स्ट्रगल्स देने पड़ते हैं ना।
स्वामी जी, अगर मन मैग्नीफाई करके दिखाता है चीज़ों को, तो लेकिन हमें ऐसा नहीं देखना है, एज इट इज जैसा है वैसा ही देखना है, तो समस्या भी सिर्फ एक सिचुएशन की तरह दिख जाएगा ना, समस्या की तरह नहीं दिखेगी। हाँ, वो और एक situation छोटा की- बड़ा नहीं होगा ही नहीं उसका, हाँ, वो एक वो ही नहीं सिचुएशन होगा। की तरह है। और एक बात और, इसको एक इस तरीके से देखो कि मतलब हमारे जो प्रशिक्षण है वो ऐसे हैं कि चीजों को सहज होने नहीं देना चाहते, परिस्थितियों को जो है सहज जो है होने नहीं देना चाहते। गौर से देखो कि जैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गौर से देखो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ईगो क्लैशेस होते हैं, है ना। ये ऐसा नहीं वैसा है, ये वैसा नहीं वैसा है, इसको ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, और वो ईगो क्लैशेस हटा दो तो वहां कोई समस्या है ही नहीं, कोई समस्या नहीं है। जैसे हम रिट्रीट्स भी कर रहे हैं, रिट्रीट्स में यदि ईगो क्लैशेस ना हो तो कोई समस्या है क्या? क्या है? थोड़ी सी साफ सफाई करनी है, थोड़े से किचन के काम करने हैं, उसमें कोई समस्या है क्या? घर में सब लोग अपना किचन में काम करते हैं, घर में सब लोग सफाई करते हैं, इतने सारे लोग मिलकर के, ये घर बड़ा है तो लोग भी तो ज्यादा है, कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। लेकिन समस्या यहाँ पर भी पैदा हो जाएगी। वो समस्या क्या है? ईगो क्लैशेस है। नहीं तो समस्या है क्या? कौन सी समस्या है? अरे भाई, कुछ चीज जैसे अनुमान में छोटी मोटी कुछ गलती हो गई, तो गलती हो गई, आज हो गई तो कल फिर सुधर जाएगी कि हाँ कल ऐसा हो गया था तो ऐसे करने पे ऐसे ठीक हो जाएगा। हो गया सो हो गया, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कुछ? हो गया सो हो गया, उससे करने से ही तो सीखते हैं, है ना। थोड़ा सा मिस मैनेज होगा फिर राइट मैनेज हो जाएगा, ये कोई बड़ी समस्या है क्या? उस पर यदि थोड़ा कोई डिस्कशन हो गया और किसी ने उसको दिल पे ले लिया, दिल पे ले लिया मतलब समस्या हो गई, और दिल पे नहीं लिया तो कोई समस्या है? वो तो एक सिर्फ एक बात हो रही थी ना कि इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं वैसे होना चाहिए, एक अपना सुझावात्मक तरीके से बात हुई। उसको किसी को दिल पे ले लो तो नहीं मेरे खिलाफ ऐसा हो गया, मेरे खिलाफ ऐसा हो गया, ये बात हो जाती है। और वैसे कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। लेकिन हम उसको समस्या बना सकते हैं, जो समस्या नहीं है उसको भी हम समस्या बना सकते हैं। तो ये क्या है? क्या परिस्थिति में समस्या है? नहीं, समस्या हमारे भीतर है, उसको ही तो ढूंढना है। और साधना क्या है? वही तो साधना है कि समस्या कहाँ है? हमारे भीतर है। तो अपने भीतर की समस्या को देखना है कि कैसे हम समस्या को क्रिएट करते हैं। संसार में कोई बहुत दिक्कतें नहीं होती, हम समस्याओं को क्रिएट करते हैं। तो जो समूह है वो भी क्रिएट करते हैं, जातियां भी समस्या को क्रिएट करती हैं, पॉलिटिक्स भी समस्या को क्रिएट करते हैं। वैसे पूरा मनुष्य समाज जो है, पूरी मनुष्य जो है सहजता से जीवन जिए तो संसार में कोई समस्या है क्या? सहजता से सब लोग जिए तो कोई समस्या है क्या? लेकिन सहजता से कोई जीना नहीं चाहता, असहजता से जीना चाहते हैं। हमें ज्यादा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, नहीं ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, तरह तरह के आग्रह दुराग्रह हैं। तो उसके कारण जो है तरह तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। समस्याएं हमारी क्रिएटेड होती हैं और समस्या हमारे भीतर है, उसको हम बाहर जो है प्रोजेक्ट करते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। गुरुजी, जो आप बताते हैं कि 48 मिनट्स तक निर्विचार अगर अवस्था रहती है तो आदमी मतलब जो भी प्राण है जो भी है वो समय और देश काल से पार हो जाते हैं, तो आत्मबोध उसी को कहते हैं क्या? हाँ, वही आत्मबोध है, जहाँ देश काल का बोध हो रहा है, मतलब सेपरेशन को जिया जा रहा है। देश और काल जो है सेपरेशन की घटना है, देश और काल जो है सेपरेशन की घटना, सेपरेशन को पैदा होता है। सेपरेशन है तो देश काल का बोध होगा, सापेक्षता से होता है ना। देश काल यानी सापेक्षता है, रिलेटिविटी है। टाइम एंड स्पेस जो है वह रिलेटिविटी का परिणाम है। रिलेटिविटी को जी रहे हो तो टाइम एंड स्पेस को जी रहे हो। और रिलेटिविटी क्यों आ रही? क्योंकि सेपरेशन है।
सेपरेशन नहीं होगा तो रिलेटिविटी होगी ना, नहीं होगी ना। वननेस में रिलेटिविटी हो सकती है क्या? टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारी चीजें हैं, तो ये छोटा है, बड़ा है, या आड़ा है, टेढ़ा है, ये सीधा है, ये सुंदर है, असुंदर है, या ऊंचा है या नीचा है। रिलेटिविटी पैदा कैसे होती है? सेपरेशन से पैदा होती है ना। तो सेपरेशन है तो रिलेटिविटी पैदा होगी, रिलेटिविटी पैदा होगी तो आगे पीछे ऊपर नीचे, इससे ही तो टाइम एंड स्पेस पैदा होता है ना। आगे पीछे ऊपर नीचे, दाएं बाएं, पहले बाद, है ना। वहीं से तो टाइम एंड स्पेस पैदा होगा ना। वो इल्यूजन पैदा कहाँ से होगा? सेपरेशन से पैदा होगा। स्वामी जी, ये बात तो समझ में आ जाती है थ्योरेटिकली, पर फिर हम इसको जी क्यों नहीं पाते हैं? देखो, हम जो है ना उसको कुछ ज्यादा आग्रहपूर्वक जीना चाहते हैं ना, आइडियल तरीके से जीना चाहते हैं। आइडियल जो है वो बीमारी है। आइडियलनेस हमेशा एक सबसे बड़ी बीमारी वर्ल्ड की कौन सी है? आइडियलनेस, नैतिकता, सच्चाई, सब क्या है? ये बीमारियां हैं। कुछ आइडियल नहीं होता है। आइडियल का मतलब असहज होगा ना वह, कि आइडियल मतलब ऐसा, मुझे ऐसा होना है, मैं जैसा हूं वैसा नहीं रहना है, मुझे ऐसा ऐसा होना है। तो एक बहुत बंधा हुआ स्ट्रक्चर हाँ, है, बंधा हुआ मतलब स्वतंत्रता नहीं है ना वहाँ। स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता, स्व यानी जो हमारा स्वभाव है, हमारा भीतर का होना है, उसका तंत्र, उसका मैकेनिज्म होना चाहिए। उसका जो सहज मैकेनिज्म क्रिएट होता है, वह कोई बना हुआ मैकेनिज्म नहीं होता। स्व का जो तंत्र होता है वह प्रतिसंवेदन से निर्मित होता है, प्री क्रिएटेड नहीं होता है। वो प्री क्रिएटेड नहीं होता है, वो परिस्थिति के अनुसार तुरंत क्रिएट हो जाता है, इमीडिएट क्रिएट होता है उस समय, क्योंकि हैंडलिंग के लिए वह जरूरी होता है। वो लीला होती है। वो क्या होता है? लीला। लीला किसको कहते हैं? है ना, कृष्ण की लीला कहते हैं, या पर है ना, सबकी लीला, सब हर कोई लीला कर सकता है। रास है या महारास है। तो लीला जो है वो ऐसी है कि जहां हम कुछ करना नहीं चाहते, घटता है, हैपनिंग होती है। तो हैपनिंग में स्व से हैपनिंग होती है ना। हैपनिंग कहां से? भीतर से बाहर आएगी ना। हमारा स्व का जो होना है, हमारी जो अंदर की प्योरिटी है, जो हमारी बीइंग है, प्योर बीइंग है, वहां से प्रतिसंवेदन घटेगा। तो प्रतिसंवेदन घटेगा तो उस समय वो जो कुछ करने, वहां जो कुछ होना है, घटना है, उस घटने के लिए एक तंत्र वहां पे विकसित होगा इमीडिएट। पुराने तंत्र का कोई यूज नहीं किया जाएगा, नया तंत्र वहां पे निर्मित होगा। यही प्रतिसंवेदन है। और इससे जो घटेगा वह लीला है। इससे जो घटेगा वह लीला है। और प्री डिसाइडेड या इन्फ्लुएंस से बने हुए किसी तंत्र के द्वारा प्रतिक्रिया होती है, इन्फ्लुएंसेस के माध्यम से प्रतिक्रिया होती है। प्री डिसाइडेड पुराने मैकेनिज्म के सहारे, पुराने तंत्र के सहारे यदि कोई प्रतिक्रिया होती है तो वह संसार निर्मित होता है ना। तो बहुत सारे गुणा भाग होंगे, ऐसा वैसा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही हो रहा है, गलत हो रहा है, ढोलाना ऐसा कर रहा है, दिखाना ऐसा कर रहा है ना। गुरुजी, हाँ। ये हम कैसे एहसास करेंगे, कैसे समझ में आएगा कि ये प्रतिसंवेदना है या इसमें मैनिपुलेशन है माइंड का? इतनी माइन्यूट कैसे उसमें यदि समझ पाएंगे? सहजता का कोई क्षण आया है जीवन में, तो सहजता यदि रहेगी तो प्रतिसंवेदन है। असहजता है तो वहां पर जो है वो प्रतिसंवेदन नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स हो भीतर, तो वहां पर जो है वो सहजता है, उससे प्रतिसंवेदन है। वहां प्रतिसंवेदन को जी रहे हो। असहज हो रहे हो वहां पर, मतलब प्रतिसंवेदन नहीं, कोई इन्फ्लुएंस, हाँ इन्फ्लुएंस काम कर रहा है। इन्फ्लुएंस वाले मैकेनिज्म से ऑपरेट हो रहे हो, ऑपरेटेड हो। स्वतंत्र नहीं हो, परतंत्र है, इन्फ्लुएंस वाला तंत्र है, दूसरों के मैकेनिज्म पर चल रहे हो। स्वतंत्र यानी खुद के मैकेनिज्म पर चल रहे हो, अपने अंतर के मैकेनिज्म पर चल रहे हो, और वो प्री डिसाइडेड नहीं है और प्री मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। वह तंत्र तुरंत बनता है, परिस्थिति के अनुसार तुरंत जो क्रिएट होता है, प्री क्रिएटेड नहीं है। स्पॉन्टेनियस, या स्पॉन्टेनियस, दैट्स कॉल्ड। मोमेंट में आपको जो रिएक्शन आ रहा है हाँ वो ही सही है। हाँ हाँ। स्वामी जी, लेकिन आइडियलिज्म तो बाहरी जगत के लिए अवश्य ना। जैसे कोई काम कर रहे तो आइडियल देखो, एज ए टूल जो है हर चीज का उपयोग कर सकते हो। एज ए टूल जो है हर चीज का उपयोग कर सकते हो।
बट एज ए टूल। उससे बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज हो जाओगे तो बैरियर बन जाएगा। अब कुछ जो है कुछ डेटास का उपयोग करोगे। अब तुम्हें कोई बिजनेस करना है तो डेटास और इंफॉर्मेशन का उपयोग तो करोगे ना, कि क्या है, क्या डिमांड एंड सप्लाई, उसको समझोगे कि डिमांड है कि नहीं, सप्लाई हम दे सकते हैं कि नहीं, तो सप्लाई देने का मैकेनिज्म कैसे डेवलप करोगे, किसे जरूरत है, कहाँ जरूरत है, कितनी जरूरत है। वो तो फिर अपना वो वाले चीज़ों पे जाओगे, जैसे बिजनेस या किसी और चीज़ या कहीं पर जाओगे तो, है ना। तो वो एज ए टूल यूज करोगे ना, उसको एज ए टूल यूज करोगे ना। और तुम जो हो वहां पर, तुम भीतर वहां सहजता से रहोगे। तुम डेटा से प्ले कर रहे हो पर उससे हिप्नोटाइज नहीं हो रहे हो। तुम डेटा से प्ले कर सकते हो विदाउट हिप्नोटिज्म, या तुम अपना उसे ही सत्य मान सकते हो। गुरुजी, हमें बायोलॉजी में सिखाया गया है कि जो हमारी आईज में आई लेंस होता है, तो आई लेंस में जो रेज जाती है वो फिर हमारे रेटिना पे फोकस होकर इमेज बनाती है। तो एक बहुत छोटा वेवलेंथ होता है वो। तो बाकी की रेज वो कहाँ जा रही है, और मतलब हम तो एक बहुत छोटी वेवलेंथ को देख पा रहे हैं, तो बाकी का तो हम कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। अब वो जो है अतीन्द्रिय क्षमताएं जागती हैं साधना करते हो तो, है ना। पहले देखो कि क्षमताओं का विकास ग्रेजुअली होता रहता है ना। आज हम जितने कलर्स की बात कर रहे हैं ना, यह कलर वह कलर वह कलर, 100 साल का पहले का आदमी इतने कलर नहीं जानता था, उन्हें देख ही नहीं पाता था। 1000 साल पहले के आदमी के पास कलर्स और कम थे, उनकी क्षमता उतनी विकसित नहीं हुई थी, इतने कलर्स देखने की क्षमता विकसित नहीं हुई थी। अब जो हम ज्यादा कलर्स देख पाते हैं, 52 का तो पैक आता है कलर्स का, 52 कलर्स का। हाँ, अरे छोड़ो, एक ग्रीन कलर में ही जो हम शेड्स की बात कर रहे हैं, है ना, पेंट के लिए लेने जाते हैं ना एशियन हाँ, हाँ, उसमें 1000 शेड्स होते हैं। शेड्स होते हैं। तो वो शेड्स जो हैं, ये जो धीरे 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 जो है ये क्षमताओं का विकास होता है, ठीक है ना। और साधना में अतीन्द्रिय क्षमताएं, उसमें फिर जो है ऐसे एक्वा कलर्स दिखते हैं जो कि एक्चुअली कहीं पर दूसरे लोगों को दिखते ही नहीं है, जिनकी चर्चा ही नहीं होती। जब साधना में बैठो और साधना में बैठने के बाद प्रकृति को निहारना, पर प्रकृति बड़ी सुंदर दिखती है, ज्यादा कलरफुल दिखती है, तुम्हारी देखने की क्षमता बढ़ चुकी होती रहती है ना। तो ये तो ऐसा है, साधना के माध्यम से तो ग्रेजुअली ग्रो करते हो ना। अब जितनी क्षुद्रता को तुम जियोगे, तुम उतना ही तो देख पाओगे ना। तुम जितनी क्षुद्रता को जियोगे उतना ही तुम देख पाओगे, उतना ही तुम सुन पाओगे। हालांकि प्रकृति एक सिस्टम को फॉलो करती है, प्रकृति, तुम प्रकृति का हिस्सा हो। तुम भले कुछ भी सोचते हो कि मैं ऐसा मैं वैसा, तुम कुछ नहीं, तुम प्रकृति का हिस्सा हो। जैसे चींटी है, जैसे पौधा है, जैसे घास है, जैसे पात है, वैसे तुम हो। तो वह जो है उसके पास एक विजडम है। प्रकृति एक पूरी विजडम से ही चलती है, उसमें इनबिल्ट विजडम है। कोई प्रकृति है उसकी विजडम ऐसा नहीं, सब में विजडम है। तुम्हारे एक सेल्स में विजडम है ना। उसमें पूरे जेनेटिक ऑर्डर्स जो है उसमें इनबिल्ट हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ इनबिल्ट है वहाँ पे, सब कुछ इनबिल्ट है। तो उसमें वो इनबिल्ट होता है कि तुम्हें जो सुनाई पड़ेगा इस फ्रिक्वेंसी से इस फ्रिक्वेंसी, वो जो हर्ट्ज होती है ना, इस हर्ट्ज से इस हर्ट्ज के बीच में ही तुम्हें सुनाई पड़ेगा। उससे ऊपर और नीचे का नहीं। उससे ऊपर और नीचे का आएगा तो तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे। चमगादड़ को ज्यादा सुनाई देगा, वो कुछ जो है तेज ध्वनियों को सुन पाता है, लेकिन उसके कान के पर्दे की क्वालिटी भी वैसी होगी। ऐसे ही तुम्हें हर जानवर का अलग अलग होता है ना। तुम कहते हो कुत्ता यह कलर देख के ऐसा करता है, वो कलर ऐसा। अरे कुत्ते को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, उसे कलर दिखते ही नहीं, पता है। कुत्ते को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, जो ब्लैक एंड टीवी नहीं देखते थे पुराने जमाने में, ब्लैक एंड व्हाइट, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है कुत्ते को, उसके कलर नहीं दिखते उसको। तो उसकी अभी वो क्षमता वहां तक है। तो प्रकृति के पास अपनी एक विजडम है कि किसको कब क्या कितना देना है। साधना के द्वारा कोई व्यक्ति उन्नत होता है तब उसकी देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, बाकी क्षमताओं में अपने आप विकास हो जाता है, अपने आप विकास हो जाता है। अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागना कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागना। स्वामी जी, मोक्ष के लिए भी एक आंतरिक मजबूती चाहिए होती है, जबकि लगता ऐसा है कि सिर्फ देना ही देना है, इच्छाओं को छोड़ना है, लेकिन एक मजबूती भी अंदर चाहिए होती है। वो कौन सी मजबूती होती है? नहीं, मोक्ष
को पाने के लिए किसी मजबूती की जरूरत है, तो मतलब मोक्ष कुछ है और उसको पाना है, ग्रैब करना है ना? प्रश्न में ही ऐसा है ना कि मोक्ष कुछ है, उसे ग्रैब करना है। ऐसा तो मोक्ष होता नहीं है ना। मोक्ष का अर्थ है कि कुछ पाना ही नहीं है। जब कुछ नहीं पाना है तो रिलैक्स हो। सारी अनरिलैक्सनेस आती कहाँ से? अनकंफर्टेबिलिटी आती कहाँ से? कुछ पाना है, कहाँ है, नहीं मिल रहा, कब मिलेगा पता नहीं, चूक तो नहीं जाऊंगा। सारे गुणाभाग पैदा कहाँ से होते हैं? सारा विचलन, एंजाइटी, है ना, डिससेटिस्फेक्शन, हाँ, ये चाहिए। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष ऐसी चीज नहीं जिसे तुम ग्रैब कर सकते हो। जब तुम कुछ पाना ही नहीं चाहते, न यह न वह, है ना, न संसार पाना चाहते हो, न धर्म पाना चाहते हो, न ध्यान पाना चाहते हो, न मोक्ष पाना चाहते हो, न मुक्ति पाना चाहते हो। जब तुम कुछ पाना ही नहीं चाहते, जब तुम कुछ पाना ही नहीं चाहते हो, तो फिर वहां पर तुम रिलैक्स हो जाओगे। जब तुम रिलैक्स हो जाओगे तो तुम कहाँ रहोगे? क्या तुम हो सकते हो? तुम हो कौन? बहुत सारी एक्सरसाइजेस का जोड़ हो, बहुत सारी अनरिलैक्स होने वाली प्रैक्टिसेस का तुम योग हो, जोड़ हो। यदि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम होगे कहां पर? करने से तुम पैदा होते हो, करने से कर्ता पैदा होता है, कर्ता पैदा ही करने से होता है। यदि तुम कुछ नहीं करोगे तो कर्ता पैदा ही नहीं होगा। कर्ता गया, अकर्ता, डूअर है ही नहीं वहां पर। डूअर है नहीं तभी तो रिलैक्सनेस होगी ना। डूअर है तो रिलैक्सनेस, डूअर और रिलैक्सनेस एक साथ हो सकती है भावना? इज इट पॉसिबल? डूअर और रिलैक्सनेस एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। जब डूअर होगा ही नहीं तो वहां पर कोई समस्या होगी नहीं, कोई परेशानी होगी नहीं। जब ट्रांजिट पीरियड बहुत ज्यादा मुश्किल हो, किसी का हो सकता है ऐसा, तो तब तो वो हार जाएगा, छोड़ देगा कि ये तो मुश्किल है। देखो, हम सब कहने दो हमें पहले, ठीक है ना। अब वहां पर डूअर होगा ही नहीं, जब करने वाला कोई है ही नहीं तो वहां कोई कर्ता होगा ही नहीं। कर्ता होगा ही नहीं, तुम वहां पे हो ही नहीं, तुम वहां हो ही नहीं, तो वहां पर कौन है? मोक्ष है। तुम हो मतलब तुम कुछ हो, कोई भी दायरे में तुम हो, और वहां पर फिर तुमसे बाहर भी कुछ है, मतलब वहां पे मोक्ष नहीं हो सकता ना। मोक्ष का मतलब तुम हो और कोई और भी है, कोई और भी है तो फिर अनंत है, बहुत सारे हैं। यह अलग है, वह अलग है, वह अलग है, वह अलग है ना। तो वहां पर अनंतता है। तुम हो तो फिर दो नहीं हो सकते, उस दो का मतलब अनंत होता है ना। बाइनरी लैंग्वेज का बेसिक क्या है? 0 1 0 1। उसके बाद बाकी बाइनरी लैंग्वेज डेवलप होती है, उसमें फिर 1000 चीजें तुम बताओगे कि ये अभी सूत्र है, ये अभी सूत्र है, ये अभी सूत्र है। बेसिक में तो 0 1 है ना। 0 1 है मतलब अनंत है। उसमें तो बाकी चीजें फिर उसके श्रृंखला में आती चली जाएगी ना। इसलिए जो है ना, इसलिए देखना, आज से 2 साल बाद ना लोग हंसेंगे, 2 3 4 साल बाद जो है लोग हंसेंगे, बोले वो जो है ना अपना लैपटॉप लेकर के बोलते थे ये बड़ा अच्छा फोन है, या अपना सुपर कंप्यूटर लेकर बोलते थे सबसे एडवांस फोन है। कैसे बेवकूफ लोग थे बोलेंगे। अभी जैसे क्वांटम कंप्यूटर आएगा ना, क्वांटम कंप्यूटर जैसे ही आ जाएगा ना, लोग हंसेंगे, बोले वो जो है ना खिलौना। जैसे अब पहले कैलकुलेटर से बड़े प्रभावित होते थे लोग, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले कैलकुलेटर को देखने आते थे लोग, अरे कैसा कैलकुलेटर काम करता, कैसे जोड़ देता है, कितना आश्चर्यजनक है ना, कितना आश्चर्यजनक है। तब हम जो है उस जमाने वैसे पढ़ते थे, तब हम बोलते थे तुम इससे प्रभावित हो रहे हो, अरे इसके अंदर तुम्हें चित्र चलते हुए दिखेंगे, तब तुम कैसा करोगे? और तुम इसे बोलोगे और वो करने लगेगा, तब तुम कैसा करोगे? तो बोलते हैं क्या बातें करते हो, ऐसा कभी हो सकता है? मैं कहा देखना होगा। और वो चीज आ गई, अब फिर से देखना, फिर से होगा। क्वांटम कंप्यूटर आएगा, उस पर हंसेंगे, और 15 साल बाद कोई एडवांस कंप्यूटर आएगा, वो हंसेंगे। क्वांटम कंप्यूटर को लोग बहुत बड़ा कहते थे, जबकि वो बहुत बड़ा है ही नहीं, ऑर्डिनरी है। तो जो 0 1 है, उस 0 1 में फिर जो है वो अनंत विस्तार छुपा हुआ है, वो फैलाव जो है इनफाइनाइट, इसका कोई अंत नहीं है। किसी टेक्नोलॉजी का कोई अंत नहीं है। टेक्नोलॉजी यानी
उलझते पुलझते धागे, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। अब जो है रिलैक्स हो जाओगे, मतलब डूअर है ही नहीं, करता है ही नहीं, न करता है, जब करता है नहीं तो कर्म भी नहीं होगा, और कर्म नहीं है तो कोई व्यस्तता भी नहीं होगी, गुणाभाग भी नहीं होगा, हिसाब किताब भी नहीं होगा, वहां कोई दूसरा होगा भी नहीं। कैसे दूसरे को हिसाब किताब लगाओगे? हिसाब किताब लगाओगे तब तो ना दूसरा होगा। हिसाब किताब जब वहां लगाने वाला कोई मैकेनिज्म ही नहीं है तो दूसरा है कहाँ? दूसरा कोई है ही नहीं तो फिर समस्या कहाँ है? और समस्या है ही नहीं तो ये मोक्ष है ना। मोक्ष का क्या अर्थ है? और मोक्ष है रिलैक्स हो ना, कंप्लीट रिलैक्स हो ना, कंप्लीटली रिलैक्स। आई बात समझ में? दूसरा क्या कह रहे थे तुम? ट्रांजिट फेज अगर बहुत ज्यादा किसी का मुश्किल हो तो वो छोड़ देता है। देखो, छोड़ देता है द सेंस ठीक से छोड़ दे, वही तो कह रहे हैं। कहाँ छोड़ता है? हम तो देखते नहीं छोड़ने वाले को। ठीक से छोड़ देना भाई, सब उतार के फेंक देना। कहाँ फेंकते हो? हार जाए कोई बंदा, ठीक से हारे ना, अरे पूरी तरह से हारे ना, हारता कहाँ है? वो टेम्पररी डिप्रेशन है, उसमें जाता है, फिर तैयार होता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर लड़ने लगता है, फिर कुछ ना कुछ समाधान निकालने लगता है। अरे हार जाना भाई, ठीक से हार जाना, हार जा, सरेंडर हो जा, मिट जा, खत्म हो जा। मिटता कौन है? फिर सिर उठा के खड़ा हो जाता है, फिर अहंकार खड़ा हो जाता है। नहीं, अब मैं अब करके दिखाता हूँ। स्वामी जी, लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए? लाइफ का पर्पस होता ही नहीं है। पर्पस तो हमारी सभ्यता और ये सब इन्फ्लुएंसेस बनाते हैं। जाओ किसी हिरण से पूछो लाइफ का क्या पर्पस है, वो देखेगा, अपना बोलेगा ये गड़बड़ है, लोग है, कुलाचे भरते हुए भाग जाएगा, है ना, जाके घास चरेगा, है ना, अपने अपने मजे में अपना रहता रहेगा। तितली से पूछो लाइफ का पर्पस क्या है, वो पंख फैलाएगी, उड़ के निकल जाएगी, तो कोई लेना देना नहीं तुमसे, कोई पर्पस नहीं है, और अपने आप में सुंदर है। एक कीड़ा भी सुंदर है, घास भी सुंदर है, क्यों? पर्पसलेस है ना। प्रकृति इतनी सुंदर क्यों है? क्योंकि कोई पर्पस ही नहीं है। और मनुष्य की सभ्यता में जाओ, गड़बड़ 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 दिखता है, असुंदरता बहुत दिखती है ना। मनुष्य की बस्तियों में जाओ, उधर जाओ, बहुत गड़बड़ दिखती है। घने जंगलों में जाओ जहां आदमी का आना जाना नहीं है, आहा हा क्या ब्यूटी है। अमेजॉन के उन जंगलों में जाओ जहां आदमी अभी प्रवेश नहीं पाया, आहा हा क्या बात है। वहां की ब्यूटी क्या बात है। दरअसल हमने घने जंगल, रियल जो अनटच्ड वर्जिन फॉरेस्ट है ना, उन्हें हमने जिया है पूरा। हम जंगलों में ही रहे हैं, ऐसे ऐसे वर्जिन फॉरेस्ट में रहे हैं जहां पर शायद हम पहले आदमी रहे होंगे जिसने पैर डाला। हम ऐसे जंगलों में भी रहे हैं, और ऐसे जंगलों में भी रहे जहां ह्यूमन इंटरफियरेंस बहुत कम रहा, बहुत कम रहा है, बहुत रेयर रहा है। तो वो उस ब्यूटी को हमने देखा है। और नेचर अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि वहां भी पर्पस ही नहीं है। फूल क्यों खिलता है? तुम्हें दिखाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए। फूल को खिलना होता है इसलिए खिलता है। उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई नोबेल पुरस्कार नहीं चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए, कोई अवार्ड नहीं चाहिए। तुम्हारा आदमी जो है वो एक प्रतियोगिता आयोजित करता है, और लोग जो है फूलों अपने गमलों में कटिंग कर करके कोई अच्छा फूल निकाल करके वो उसको जाएंगे कंपटीशन में, उसका अवार्ड मिलेगा कि हाँ इसका फूल बहुत अच्छा था, है ना। वो उसके साथ बहुत छेड़छाड़ करेगा। इटसेल्फ जो फूल अपना प्लांट है और उसका फूल है, उसे कोई लेना देना नहीं, कोई पर्पस नहीं, उसको कुछ शो नहीं करना है। पर्पस क्या होना चाहिए? पर्पस का क्या मतलब है? किसी को शो ऑफ करना है? वही होगा ना पर्पस, तो तभी होता है ना। सर्टिफिकेशन के लिए पर्पस होता है ना। सर्टिफिकेशन कौन करेगा? किसी माप को तुम अपने फेवर में लेना चाहते हो, यही होता है, यही होता है। पर्पस होता ही नहीं है, लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता। लाइफ का पर्पस नहीं होगा ना जिसका, वो कलाकार होता है। उससे कविताएं फूटती हैं, उससे गीत फूटते हैं, उससे चित्रकारी होती है। सृजन पर्पसलेस होता है, पर्पसलेस होता है, और उसी में ब्यूटी होती है। जो तुकबंद कवि होते हैं ना, सड़ी हुई कविताएं होती हैं उनकी, सड़ी हुई कविताएं। और जो अपना जो बहुत ज्यादा पेशेवर होता है, 100% पेशेवर किस्म का कोई मूर्तिकार चित्रकार होता है, वो कितना भी सुंदर बना दे, लेकिन जान नहीं होती उसमें, उसमें जान नहीं होती। और ऐसे भी लोग होते हैं
जो पर्पसलेस क्रिएट करते हैं उसकी ब्यूटी अलग होती है। हम एक जगह गए थे, जंगल में कोई आश्रम बना हुआ था, वहां साधक रहते थे। तो साधक जो है सब जनरली मौन रहते थे, और भोजनशाला जंगल में कहीं बनी हुई थी, वहां जाके भोजन कर लिया करते थे, अपने हिसाब से लगे रहते थे। वहां जो स्टोन्स पड़े थे कई जगह पर, तो वहां पर कुछ ऐसे साधक थे, वो स्टोन्स के साथ में धीरे 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 लगे रहते थे। कोई भी स्टोन ऐसा नॉर्मल स्टोन नहीं था, उसमें बड़ी खूबसूरत चीजें ऐसे बनी हुई चीजें थी, बहुत खूबसूरत तरीके से उनको वैसी मूर्तियां बना दी गई थी साधकों के द्वारा। वो देखने के बाद हमें जो ये कई बड़े बड़े वो है ना, उनसे ज्यादा खूबसूरत लगा हुआ, और वो किसी को दिखाने के लिए कर ही नहीं रहे थे, उसका कोई शो ऑफ करना ही नहीं था, वहां कोई आता जाता भी नहीं था उन जंगलों में। पर्पसलेस, उसकी ब्यूटी अलग थी, उसका कोई कैलेंडर नहीं छपा, उसका कहीं कोई नाम नहीं हुआ। हो सकता है सब लोग अब कहाँ किस कंडीशन में होंगे, मरखब कब होंगे, जिंदा बचेंगे नहीं होंगे, और जब होगा बाद में कभी कोई पहुंचेगा मीडिया और उसको हाईलाइट करे, अरे यहाँ पर ऐसा है, अरे वैसा है, अरे वो है। और ऐसे भी देखोगे, बहुत गौर से जाओगे तो जैसे हम्पी है, खजुराहो, ये है वो, ऐसे देखो ना जंगलों में, ऐसे छत्तीसगढ़ के जंगलों में हमने देखा पुराने पुराने ऐसे वहां पर मंदिर जंगलों में, अभी कुछ साल पहले ही पता चला, और वहां पर जो है वो मूर्तियां और वो सब ऐसे बनी रखी थी। अब उसको टूरिज्म का ऐसा वो बना दिया, उसको पता ही नहीं था कुछ साल पहले तक। अभी वो 15 साल 20 साल पहले जो है थोड़ा हाईलाइट हुआ, 20-25 साल पहले से कुछ हाईलाइट हुआ, पहले उसका पता ही नहीं था। ऐसे बहुत सारी चीजें। तो जो है, जो सृजन होता है पर्पसलेस होता है, और सृजन जो है एक्चुअली हम दूसरे को नहीं, खुद को गढ़ रहे होते हैं, है ना। किसी परमात्मा ने 6 दिन संसार बनाया और 7वें दिन आराम किया। दुनिया किसने बनाई? किसने बनाई? दुनिया कभी किसी ने नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। तो सृजन एक्चुअली कोई मूर्ति बना रहा है तो किसी पत्थर की मूर्ति नहीं बना रहा है, वो स्वयं को गढ़ रहा है। उस समय पत्थर वह एक हो जाते हैं, दो नहीं रहते। वह दो रहते हैं तो वह पेशेवरता है, वो बिजनेस है। और जब पत्थर वह एक हो जाते हैं और अपने आप को गढ़ रहा होता है, पत्थर को नहीं, तब वह कलाकृति होती है, वह कलाकृति होती है। बाकी कलाकृतियां बोलते हैं वो कलाकृतियां नहीं है। और एक तुकबंद जो है कवि सम्मेलन के लिए तुकबंदी कर रहा होता है, सड़ी हुई चीज, है ना। और एक जो है स्फुरना भीतर से आ रही है और कुछ गीत निकल रहे हैं। बाद में हुआ कहीं तो सुनाए जाएंगे, नहीं सुनाए जाएंगे कोई जरूरी नहीं है, किसी को सुनाने के लिए नहीं है। बाद में हो सकता है वो सुना दिए जाए या ना सुना दिए जाए, लेकिन वो उसके लिए रचे नहीं जा रहे हैं, वो भीतर से निकल रहा है और वह सृजन हो रहा है। उसका उद्देश्य यह नहीं है कि दूसरों के सामने इसका प्रेजेंटेशन होगा, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, उसका गुणा भाग है ही नहीं। बाद में होते हैं, लेकिन उस समय तो गुणा भाग था ही नहीं ना, कि होगा तो कर देंगे, ऐसा भी नहीं था ही नहीं, बस वो आ रहा था और वो लिख दिया गया। तो पर्पस होता ही नहीं है। जहां पर्पस नहीं होता वह सुंदरता होती, सौंदर्य होता है ना। और सौंदर्य क्या है? वे ऑफ ट्रुथ। परम सौंदर्य परमात्मा है, परम सौंदर्य परमात्मा है। वह संवेदनशीलता परम हो जाती है जो परम सौंदर्य को जानती है, तो परम संवेदनशीलता भी परमात्मा है। ये पर्पस, ये सोसाइटी और उसमें रहने वाले पेरेंट्स बचपन से अपने बच्चों के अंदर डाल देते हैं। नहीं तो ये तो डाल देते हो तो डालते रहेंगे, वो तो होता ही रहेगा, ये सब बीमारियां तो चलती ही रहेंगी। क्योंकि अब जैसे बच्चों के दिमाग में बचपन से ये कि पर्पस क्या, लाइफ का पर्पस क्या, आगे क्या बढ़ना है। हाँ, वो तो ये बीमारियां तो इम्प्लांट हमेशा से की जाती रही, करते रहेंगे। इनसे छुटकारा पाने का, इनसे छुटकारा वो मतलब तो कैसे? नहीं देखो, ये तो इंडिविजुअल मैटर है।
ये सब जो है इंडिविजुअल मैटर है। खुद जो है साधना करके इस हिप्नोटिज्म को तोड़ना पड़ता है। हिप्नोटिज्म तो दिए ही जाते हैं, इन्फ्लुएंसेस तो दिए ही जाते हैं। तुम सभ्यता को जी रहे हो, मतलब सभ्यता क्या है? इन्फ्लुएंस है ना, ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंस है। सभ्यता क्या होती है? ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंस। सभ्यता में रह के साधक बन सकते हैं हैं। ना, लीला की तरह। वही तो है। गीता का सार क्या है? गीता का सार क्या है? कि लीला करो, लीला। सभ्यता के बीच में रहो, कुछ नियम है, कहीं पे कुछ नियम पालने भी तो चलो वो कुछ पाल भी लिए, कुछ ये भी कर लिए, वो भी कर लिए, लेकिन जानते हुए कि यह जो सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। तो जितना जरूरी है उसको अपना जो है, जितना जरूरी है उतना फॉलो कर लिया जहां जरूरी है। और जो है वास्तविक सभ्य समाज वह होता है जहां पर नियम कम से कम होते हैं। वास्तविक सभ्य समाज क्या होता है? वहां नियम कम से कम होते हैं। जैसे अब यहाँ पर भी व्यवस्थाओं में बहुत सारे, कई बार ना सिस्टम और नियम बहुत ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश होती है। हम कहते हैं इतने काहे कर रहे हो? अरे सहजता से करो। यही व्यक्ति यह करेगा, अरे यही व्यक्ति यह क्यों करेगा? भाई कोई भी कर लेगा, कैसे भी कर लेगा, हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, है? तो वो जो हम बड़े नियमों के आग्रही होते हैं, इस नियम से ही होना चाहिए, उस नियम से, अरे किसी नियम की जरूरत, उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। नियम बनते रहेंगे, एडजस्ट होते रहेंगे, आगे पीछे होते रहेंगे, व्यवस्था बनती चली जाएगी। सहजता से जियो। तो वह जो है सहजता नहीं चाहिए, पक्के नियम चाहिए। तो जो सभ्य समाज होता है वहां पर बहुत पक्के नियम नहीं होते हैं। किन्हीं पक्के नियमों से नहीं चला जाता सभ्य समाज में, ठीक है ना। और जो बहुत ज्यादा नियम कायदों से वाला व्यक्ति रहता है ना, कि ऐसा ही नहीं होना चाहिए, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, वो समस्या होता है। वो व्यक्ति वो वहां पर समस्या ही पैदा करेगा। ऐसा हर व्यक्ति वहां समस्या पैदा करेगा। और सहजता में क्या है कि ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसा, वैसा नहीं तो वैसा। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, लचीलापन होना चाहिए। रूढ़ता नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लचीलापन होना चाहिए, है ना। परमात्मा क्या है? परम लचीलापन। परमात्मा क्या है? परम लचीलापन, अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी। परमात्मा क्या है? अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें वचन देता हूं कि ऐसा वैसा, बाद में वचन को तोड़ करके उल्टा कर जाते हैं। फ्लेक्सिबल है। उस समय कहा था, उस समय के लिए रहा होगा। सारे वचन तोड़ रखे उन्होंने। अब की परिस्थिति ऐसा बोलती है, तो अब ऐसा होगा। परमात्मा यानी क्या? अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल। हमने इतने कांड किए, उसके बाद भी वो हमें चांस पे चांस दिए जा रहे हैं, इतने फ्लेक्सिबल है। हाँ बस ठीक है। तो वह जो है फ्लेक्सिबिलिटी को ग्रो करना है। पर्पस का मतलब है यह ऐसा होना चाहिए, यह नियम है, ऐसा नहीं होगा तो तुम गलत हो गए। आइडियोलॉजी हो गई। पर्पस के साथ आइडियोलॉजी नहीं आएगी। जीवन का पर्पस ऐसा ही है। बच्चों को बोलते हैं एकाग्र हो, एकाग्रता साधो। हम कहते हैं ध्यान यदि राम है तो एकाग्रता रावण है। डोंट कंसंट्रेट, डोंट फोकस्ड, रिलैक्स, रिलैक्स। स्ट्रेस में आ जाओगे कंसंट्रेशन के सहारे, तुम स्ट्रेसफुल हो जाओगे। रिलैक्स, डोंट कंसंट्रेट, सहज हो जाओ। स्वामी जी, मैं खुद अपना मन को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जो आज अच्छा लगता है कल बुरा लगे, तो मेरा क्या भरोसा। इस लगातार बदलती दुनिया में बदल मैं भी रहा हूँ। लगातार सब कुछ बदल रहा है, तो इसमें कांस्टेंट या परमानेंट क्या है? कांस्टेंट और परमानेंट क्या है? जो जानने वाला है इस सारे खेल को। भाई मैं बदल रहा हूं, तो बदल रहा हूं, किसको पता चल रहा है बदल रहा हूं? किसको पता चल रहा है? कोई स्थिर तत्व को कोई धुरी होगी उसकी, उसी को तो पता चल रहा है ना। किसी धुरी को ही तो पता चलेगा ना कि बदल रहा है।
अधूरी। देखो, जो निश्चल तत्व है, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, जो निश्चल तत्व है वह जान रहा होता है ना कि चीजें बदल रही हैं। अब बदल रही हैं तो मेरा मन बदल रहा है, मेरा यह हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है, बदल रहा है, उसको जान रहे हैं। उसके साथ जो है एसोसिएट होके उसको इम्प्लीमेंट करना क्यों जरूरी है? मतलब वह भी हिप्नोटिज्म है ना कि नहीं अब इसको, अब वो किया तो इसको जीना भी पड़ेगा। यही तो कर्म संस्कार है कि अब वो जो है बदल रहा है, वह ऐसा हो रहा है, तो अब उसे जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। मतलब कर्म संस्कार, टाइम को क्रिएट कर दिया, स्पेस को क्रिएट कर दिया, भविष्य को क्रिएट कर दिया। अब वो बदल रहा है तो जान रहे बदल रहा है, बदल भैया, हमें क्या लेना देना, ऐसा हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। तो इस जानने वाले का क्या करे? मतलब जानने वाले का कुछ कर ही नहीं सकते, तुम क्या करोगे जानने वाले का? जानने वाले का कुछ किया ही नहीं जा सकता। ये सब जो है जानने वाला तो निश्चल तत्व है, अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार, उसका क्या करोगे तुम? आकाश में, अब वो तो एक है ना, बोले कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, कितनी भी तबीयत से पत्थर उछालो, सुराख करके बता दो, हम मान जाएंगे। जानने वाले का तुम क्या कर लोगे? कितने भी पत्थर उछालो, कितनी भी तबीयत से उछालो, सुराख न हुआ है, न होगा। जानने वाला अपनी जगह स्थिर है, निश्चल है, अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है ना, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है। जानने वाला इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है। और ये जो गतियों का प्रवाह है, मन और ये सब बाकी जो कुछ भी है, सब ऊर्जाओं का प्रवाह मात्र है ना, फ्लोटनेस ऑफ एनर्जी, उससे ज्यादा वो है क्या? इन ऊर्जाओं को तुम मैनेज करना चाहते हो, उनको तुम मैनेज करना चाहते हो, तुम मैनेज कैसे करोगे? किसी इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग तो करोगे ना। बताया जाए कि ये ऐसे अच्छा करोगे, ऐसे करोगे तो अच्छा होगा, वैसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। 10 आवाजें आएंगी, वो इन्फ्लुएंस बोलता है कि नहीं तुम वैसे जा रहे हो तो गलत जा रहे हो, ऐसे जाओगे तो सही जाओगे। कोई और इन्फ्लुएंस बोलेगा नहीं ऐसे जाओगे तो सही जाओगे, ऐसे जाओगे तो गलत जाओगे, है ना। अलग अलग प्रकार से होगा। तो 1000 इन्फ्लुएंसर्स हो गए तो 1000 टुकड़ों में बांटेंगे। एक बात चल रही थी सिजोफ्रेनिया, तुम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स से इन्फ्लुएंस्ड हो, मल्टी टास्किंग हो, मतलब मल्टी इन्फ्लुएंस हो, है ना। तुम बहुत सारे इन्फ्लुएंस तुमको एक साथ इन्फ्लुएंस किए हुए हैं। तो कुछ टुकड़ा बोलता है तुम्हारे मन का कि नहीं है सही है, कुछ बोलता है नहीं है सही है, कुछ बोलता है नहीं है सही है, कुछ बोलता है यह सही है। उसके पक्ष में जो है तुमने अपने मन के टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। सिजोफ्रेनिया, है ना, ये कॉमन डिसीज है। हर मनुष्य आज की स्थिति में सिजोफ्रेनिक है, बहुत सारे फोबियाज और मेनियाज को कैरी करता है, मेंटल डिसऑर्डर्स को जी रहा है, ठीक ना। सिजोफ्रेनिक पर्सनालिटीज है ना, खंडित मनस्कता बोलते हैं, टूटा टूटा मन, यह भी सही है, पता नहीं यह सही है, नहीं यह सही है, कहीं कुछ तय होता ही नहीं कि क्या सही है। यह कर रहे हैं, इसको मान के चलो यह सही है, कर रहे हैं, मन का दूसरा सा कहता है तुम उसे मिस करो, शायद वो ज्यादा सही है ना। सिजोफ्रेनिया को जी रहे हैं तुम, सिजोफ्रेनिक पर्सनालिटी हो, सिजोफ्रेनिक पर्सनालिटी हो। तो वही बात है निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। तो वह जो है जान रहा है, और इधर जो गतियां हैं, इन गतियों को तुम यदि जितना मैनेज करने की कोशिश करोगे उतने तुम सिजोफ्रेनिक हो जाओगे। मैनेज और मैनिपुलेट करना चाहते हो, ठीक है। तुम क्या करना चाहते हो? मैनेज करना चाहते हो और मैनिपुलेट करना चाहते हो, और वहां पर बीमारियां पैदा आती हैं, वहां पर समस्याएं पैदा होती हैं, वहां पर समस्याएं और बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि तुम मैनेज और मैनिपुलेट करना चाहते हो, मतलब कर्ता बनते हो, कर्ता बनते हो तो समस्या पैदा होती है। और कुछ तुम न करो तो कर्ता विदा हो जाएगा। तुम करोगे ही नहीं कुछ तो डूअर कहां से रहेगा? एक्ट ही नहीं करोगे तो डूअर होगा कहां पर? विदाउट एक्ट डूअर एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा ना।
तो विदाउट एक्ट जो है, जब डूअर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो जो डूअर है ही नहीं तो प्रॉब्लम है कहाँ? दूसरा बचा ही नहीं, द्वैत बचा ही नहीं, वो सारे इन्फ्लुएंसेस विड्रॉ हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि हमें स्किज़ोफ्रेनिया या जोर से बोलो। अगर हमें पता है कि हमें स्किज़ोफ्रेनिया है, हम ड्यूअल पर्सनालिटीज में जी रहे हैं कि एक तरफ हमारा एक थॉट प्रोसेस है, दूसरी तरफ हमारा दूसरा थॉट प्रोसेस है, तो अब ये तो एक प्रॉब्लम है जो हमें पता है। तो अब इसका सोल्यूशन ढूंढें या फिर रहने दें? नहीं, सॉल्यूशन ऐसे ही जिएं। इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढना होता है, सिर्फ अपनी अवेयरनेस को ग्रो करना पड़ता है। ये सब जो है बेहोशी में चलता है। अलग अलग इन्फ्लुएंसेस तुम्हें ऑपरेट कर रहे हैं, हैक कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। कभी कोई हैक कर रहा है, कभी कोई हैक कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है तुम्हें, इन द सेंस कॉन्शियस माइंड को। कॉन्शियस माइंड तुम्हारे पास कितना है? छोटा सा। सबकॉन्शियस माइंड कितना है? बहुत बड़ा। तुम कौन हो? ज़ॉम्बीज हो सारे। पूरी सभ्यता ऐसी है, ज़ॉम्बीज है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा हो गया है, कॉन्शियस माइंड छोटा सा हो गया। 3, 4, 5% कॉन्शियस माइंड है, 92, 93, 95, 97% क्या है? सबकॉन्शियस माइंड है। तो वो जो है सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स जो है छोटे से कॉन्शियस माइंड को बार बार हैक कर लेते हैं और नचाते रहते हैं, हैक कर लेते हैं, ऑपरेट करते रहते हैं। ऑपरेट हो रहे हो। अब करना क्या है? सहजता और सजगता को बढ़ाना है। साधना की सारी विधियां यही है। उससे क्या होगा कि बाय द वे तुम्हें हैकिंग के लिए कोई पैटर्न आ रहा है, कोई संस्कार आ रहा है, कोशिश कर रहा है, और तुमको करना है क्या है? ये कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने से क्या होगा? स्वभावतः जो होना है वो होगा। क्या देखा जा रहा है? देखना स्वभाव है। तुम देखते थोड़ी ना हो, वो तुम्हारा स्वभाव है। तुम 10 सेकंड के लिए ऐसा कर सकते हो कि कुछ भी ना देखो, पॉसिबल है। आंख बंद करोगी तो भी अंधकार दिखाई पड़ेगा, दिखना बंद नहीं, विजनिंग बंद नहीं होती। तुम 10 सेकंड के लिए ऐसा कर सकते हो कि कुछ ना सुनो, पॉसिबल नहीं है। चीजें अपने से हो रही हैं, सब अपने से होता है, सब अपने से होता है। तो करना कुछ नहीं है। जब तुम कुछ ना करोगी तो चीजें अपने से होंगी। जानना होगा, जानना हमारा स्वभाव है, हमारी स्वसत्ता का है, हमारी इनर बीइंग का, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी का स्वभाव है जानना। जैसे का तैसा जानना, सब कुछ एक साथ जानना, सब कुछ एक साथ जानना। तो जानना होगा, स्वभाव तो जानना होगा, और स्वभाव तो जो जाना जाएगा वो प्योर फॉर्म में जाना जाएगा, वहां कोई समस्या नहीं है। अब तुम कुछ करते हो तो तुम जो है कहीं पर कंसंट्रेशन करते हो आंख के माध्यम से, तो तुम जो है फिर उसमें देखोगे तो पुरानी जो इन्फ्लुएंसेस उसको मिलाकर देखोगे, जैसा का तैसा नहीं देखोगे। सुनोगे तो तुम सुनोगे, चुनोगे उसमें, हाँ यह ध्वनि फलाने की है, यह ध्वनि ऐसी है, ये सही है, ये गलत है, मेरा पुराना एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है इस मामले में, इस ध्वनि के बारे में। कैलकुलेशन में फंस गए ना, अपनी रिदम को खो रहे हो ना। यदि सहजता में जी रहे हो, जंगल में बैठे हो आराम से, कोई चिंता नहीं, तो फिर क्या अपनी रिदम को जी रहे हो? तुम वहां भी नहीं बैठ सकते, और ये भालू तो नहीं आ जाएगा, और यहाँ कोई खतरा तो नहीं है, और यहाँ कुछ वैसा तो नहीं है। तुमको अकेले बैठा दो तो तुम वहां भी सहज नहीं हो सकते, वहां भी सहज नहीं हो सकते। ये तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही डेवलप होगा ना। ये वो उसका गुणा भाग क्यों लगाना है कि कितने समय में होगा, क्यों होगा? तुम्हारे हाथ में जो है अभी, है ना, कि तुम जो है, तुम्हें करना क्या है? रिएक्ट नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है? रिएक्ट नहीं करना है। वो जो कॉन्शियस माइंड है थोड़ा सा, उसके साथ तुम हो, और प्ले कुछ भी आ रहा है, कोई भी संस्कार आ रहा है, उसको अपना प्ले कर रहा है, तुम्हें क्या करना है? रिएक्ट नहीं करना है। डोंट रिएक्ट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट मैनेज, डोंट मैनिपुलेट, डोंट कैटेगराइज, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन। कुछ करना ही नहीं है। ये सारे मैकेनिज्म में ये चरणबद्ध तरीके से होता है। पहले तुम चीज़ों को समझना चाहते हो, रिएक्ट कर दिया ना, समझना चाहते हो, फिर उसको कैटेगराइज करोगे, एनालाइज करोगे, डिफाइन करोगे, फिर बोलोगे अच्छा है, बुरा है, ये है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उपयोगिता ही नहीं है। तुम जबरदस्ती रिएक्ट कर रहे हो। वो प्ले यदि चल रहा है तो प्ले को चलने दो, दूर से जानते रहो, डोंट एसोसिएट। वो प्ले जो है बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कि उस पैटर्न है, कोई पैटर्न है तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वह
ऐसा थोड़ी कि तांबे के तार पर कोई जो एनर्जी मूव कर रही है, वहां कोई तांबे का तार नहीं है ना, सिर्फ एनर्जी का पैटर्न है, एक उसमें स्ट्रक्चर है जरूर लेकिन एनर्जी का पैटर्न है वह। और वो जब प्ले करेगा तो प्ले करने के लिए उसको फैलना होता है, वो फैलेगा तो एनर्जी जो है थिन हो जाएगी, वो सर्किट जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसको जिंदा रहने के लिए उसमें और एनर्जी की फीडिंग चाहिए, जैसे बड़ा हो रहा है तो उसको और एनर्जी चाहिए ताकि जैसे बड़ा हो तो उसका प्ले प्रॉपर चल सके। अब तुमने एसोसिएट नहीं हुए तो उसको एनर्जी मिलेगी नहीं, तुम एसोसिएट हो गए तो एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि तुम कौन हो, तुम्हारी बीइंग क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तुम्हारी बीइंग क्या है, एनर्जी है, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी। तुम उसके साथ यदि नहीं जुड़ोगे तो क्या होगा, वो फॉर्म जो है प्ले करने के लिए बड़ा होगा तो टूट जाएगा तो सर्किट डिस्ट्रॉय हो गया, वो एनर्जी विड्रॉ हो गई, विड्रॉ होकर के एनर्जी बाकी अपने जो शरीर में जहाँ जाना है उस दिशा में जाकर के मर्ज हो जाएगी, है ना। लेकिन वो पैटर्न जो डिस्ट्रॉय हो गया, अगला आएगा फिर वो डिस्ट्रॉय होगा, और वो डिस्ट्रॉय हुआ तो कोई स्पेस तो खाली हुआ ना, किसी जगह को घेरे हुआ था ना, सबकॉन्शियस माइंड कुछ रिड्यूस हुआ ना, कॉन्शियस माइंड कुछ इंक्रीज हुआ ना, 97 और 3 का रेशियो था, कुछ चेंज हो गया ना, है ना, 97.5 नहीं 96.5 हो गया, उधर 3.5 हो गया। कॉन्शियस माइंड इंक्रीज हुआ, सबकॉन्शियस माइंड रिड्यूस हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ ना, और होगा तो उस पैटर्न डिस्ट्रॉय होते जाएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड रिड्यूस होते जाएगा, कॉन्शियस माइंड बड़ा होते जाएगा, सजगता बढ़ती जाएगी, होश बढ़ता जाएगा, ताकत बढ़ती जाएगी। एक दिन ऐसा होगा सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो जाएगा, कॉन्शियस माइंड ही होगा परम चैतन्य यानी परमात्मा। परम चैतन्य परमात्मा से मिलने नहीं जाएगा, परम चैतन्य ही परमात्मा है ना। तो स्वामी जी कॉन्शियस माइंड को ही स्ट्रांग बनाना पड़ता है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, साइकोलॉजी में भी बोलते हैं कि अनकॉन्शियस जो होता है वो बहुत बार इस तरीके से बाहर निकलता है, इरप्शंस होते हैं। हाँ। कि आप कॉन्शियसली कोई भी चीज ट्राई कर रहे हो, वो अनकॉन्शियस का पैटर्न आके उसको दबा देता है, हैक करता है। वही तो हम जो बताते हैं कि जो हमने विधि दी है और हमने कहा कि दुनिया की महानतम विधि है, न भूतो न भविष्यति, जो विधि हमने दी है, और इसमें भगवान शिव से अचानक शब्द हमने उधार भी लिया है। अब लिया है तो हम उनको तो क्रेडिबिलिटी देंगे ही ना भगवान शिव को, कि हमने भाई आपसे ये शब्द उधार लिया। तो अचानक एक्सेल, चलते फिरते कहीं पर भी, विदाउट एनी प्रिपरेशन, कंप्लीट एक्सेल नहीं, जहां पर हो वहीं से एक्सेल, उतना ही एक्सेल, फिर इनहेल होगा, अगला एक्सेल तो स्वाभाविकता पूरी तरह से होगा, अगला भी यदि करते हो तो। गुरुजी माना कोई पैटर्न जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस से और ऑपरेट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, तो अगर हमने उसे रिएक्ट नहीं किया तो क्या वो एक्सटर्नल स्टिमुलस भी निकल जाएगा, या वो मतलब उसका क्या होगा, जो इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हो? हाँ, एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस आया उसकी वजह से कुछ पैटर्न डेवलप हुआ। हाँ। अगर हमने उसके साथ रिएक्ट नहीं किया तो वो इन्फ्लुएंस जो है उसके साथ अपना जो संबंध टूट जाएगा, फिर दिखेगा कि ये इन्फ्लुएंस है और कहीं बाहर से आता है। अभी तो हम उसको सपोर्ट करते हैं ना कि हमारे फेवर की चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, यह है वह है, हमने रिएक्ट नहीं किया तो उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन होगा, तब उसे ठीक से देख पाएंगे। अरे ये इन्फ्लुएंस था, मुझे गुलाम बना रहा था, मैं इसके इशारे पे नाच रहा था, तो फिर जो है वह इन्फ्लुएंस की दिशा भी बदल जाएगी, फिर इन्फ्लुएंस होना बंद हो जाएगा, वह भी चला जाएगा, वह भी विड्रॉ हो जाएगा, मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड से वो विड्रॉ हो जाएगा। हाँ, एक्सटर्नल वर्ल्ड से विड्रॉ होगा ऐसा नहीं, वह हमें इन्फ्लुएंस करना बंद कर देगा। एक्सटर्नल वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस अन्य लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, करता रहेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब वो हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, और हो सकता है कि वह जो सोर्स है मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस पैदा करता होगा, तो हमें उस सोर्स पर भी संदेह पैदा हो जाएगा और उस सोर्स से भी हम दूर होने लगेंगे, है ना, उस सोर्स से भी हम दूर होने लगेंगे। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके 2-4 इन्फ्लुएंस से हम बाहर हो गए तो बाकी बचे हुए इन्फ्लुएंस से एक झटके से ही बाहर हो जाएंगे, नहीं ये सोर्स ही रॉन्ग है, हमें इन्फ्लुएंस होना ही नहीं है। उससे फिर विजडम जागेगी कि ऐसे और बहुत सारे सोर्सेस तो नहीं है जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं,
और ये भी करता है और ये भी इन्फ्लुएंस है, ये भी है, फिर विजडम जागेगी, नहीं नहीं नहीं, ये सारे बेकार है, हमें इन्फ्लुएंस होना ही नहीं है, किसी को सपोर्ट करना ही नहीं है, इन्फ्लुएंस होना ही नहीं है, होना ही नहीं है। ठीक है ना? हाँ। स्वामी जी, जैसा कि आप अपनी देचनाओं में बताते रहते हैं कि होश जो है वो परम आवश्यक है, जो भी हम गतिविधि कर रहे हैं उसमें। तो लेकिन होश का मतलब तो ये हुआ कि जब हम किसी चीज को, जैसे खाना ही खा रहे हैं, तो हम टुकड़ा तोड़ेंगे, सब्जी लगाएंगे, वो पूरा एक कंसंट्रेशन वाला एक प्रोसेस नहीं हुआ स्वामी जी? अब यही समझ की बात है, इस समझ को विकसित करना है जी कि वो कंसंट्रेशन और होश जी जी है ना, अलग अलग चीजें हैं, जी जी है ना, वही तो विकसित करना है कि सहजता से जिसके साथ है वहां पर रहना। कंसंट्रेशन में स्ट्रेस के साथ रहोगे और वहां पर स्ट्रेस के साथ रहोगे तो होश हो नहीं सकता। एक सहजता में रहोगे, उस सहजता में जो हो रहा है उसको जैसा का तैसा जानना हो रहा है, जानना स्वभाव से हो रहा है। एक कंसंट्रेशन लाओगे जो स्ट्रेस पैदा करेगा। जानना हमारा स्वभाव है, जानना कृत्य नहीं है, कंसंट्रेशन करते हैं। और ये समझ में आएगी नहीं बात, जिसको समझ में आ गई उसके जीवन में क्रांति घटेगी कि जानना हमारा आंतरिक स्वभाव है, जानना कभी भी कृत्य नहीं है, जानने के लिए किसी एफर्ट की जरूरत नहीं है। एफर्टलेस नोइंग ही नोइंग है, एफर्टलेस नोइंग ही नोइंग है ना। जिसको समझ में आ गया उसका तो बड़ा बैरियर टूट गया। ये हम बहुत समय से कह रहे हैं, हमें पता है 90% साधक किसी नहीं समझे। मैं बार बार जब आप ये बात सहजता, मैंने जो बोला, आपने बोला सहज, जोर से बोलना पड़ेगा। सहजता में ही क्रिया, उसको क्रिया अगर शब्दों में डालना चाहे तो क्रिया शब्द डाला जा सकता है कि जो हो रहा है। नहीं नहीं, क्रिया विरिया नहीं, जो घट रहा है, जो घट रहा है उसमें अपना उसको क्रिया विरिया ऐसा कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। वर्ड में अगर डालना चाहे वो घट रहा है ना, वो घट रहा है, जो भी हो रहा है उसके साथ में जो है अवेयरनेस, मतलब सहजता बनी रहेगी और जानना हमारा स्वभाव है। हम उसमें इंटरप्शन अपना बंद कर देंगे तो जानना तो होगा ही होगा। हम जो घट रहा है उसे जैसा का तैसा नहीं जान पाते, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, या कंसंट्रेशन कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं या ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, कर करके हम बिगाड़ देते हैं। कुछ ना करें तो बिना किए सब ठीक हो जाता है, बिना किए जानना घटता है। जानना समाहित है, कृत्य के साथ में जानना समाहित है। मैं भोजन कर रहा हूं और जान रहा हूं ऐसा नहीं होता, मैंने रोटी तोड़ी और मैंने जाना ऐसा नहीं होता। उस तोड़ने में उसमें सब जानना समाहित होता है। कोई जानने वाला अलग है और करने वाला अलग है, ऐसा होता ही नहीं है। और ये बात समझ में आसानी से आएगी भी नहीं। स्वामी जी, इसमें जो है एक जो मतलब चीज आती है वो ये आती है, जब हम ये कृत्य कर रहे होते हैं तो कुछ विचार चल रहे होते हैं हमारा जो ध्यान है, जैसे कि आप तो बस वही है ना, मतलब सहजता क्या है? सहजता का मतलब है कि भोजन में भोजन के साथ भोजन कर रहे हो, मतलब भोजन ही कर रहे हो, उसमें विचार चल रहे हैं, उधर भी वो हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं, मतलब भोजन नहीं कर रहे हो, विचार कर रहे हो। भोजन भी कर रहे हो, विचार भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो। 10 जगह से जी रहे हो, 10 टुकड़ों में जी रहे हो, सिजोफ्रेनिक हो, है ना। अब सहजता का अर्थ है कि भोजन है तो भोजन हो रहा है, भोजन हो रहा है, बात खत्म है, गुणा भाग है ही नहीं। विचार तो वो जबरदस्ती आ ही जाते हैं ना इतनी दुनिया में। अब वो आ रहे हैं और जा रहे हैं तो फिर उसे जानते रहो ना, उसके साथ एसोसिएट होने की क्या जरूरत है, उससे प्रभावित होने की क्या जरूरत है? मतलब प्रभावित नहीं होते, लेकिन वो आते तो है ना। अरे आ रहे हैं तो क्या समस्या, आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, उसका गुणा भाग है ना बहुत ज्यादा। अरे विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, गुणा भाग है, गुणा भाग है मतलब इन्फ्लुएंस हो, इन्फ्लुएंस हो मतलब सिजोफ्रेनिक हो, सिजोफ्रेनिक मतलब असहज हो, असहज हो मतलब 10 टुकड़ों में बटे बटे जी रहे हो, खा भी रहे हो, विचार में से भी जुड़े हो, उससे भी जुड़े हो, उससे भी जुड़े हो, कहो कुछ भी, टुकड़े टुकड़ों को जी रहे हो। गुरुजी, नाभि चक्र और हृदय चक्र में डर लगता है, तो क्या वही मृत्यु का डर है क्या? देखो, मृत्यु का डर तो नाभि में ही, स्वादिष्ठान में ही होगा ना। मृत्यु का जो डर है तो स्वादिष्ठान में ही होगा। भय का केंद्रीय स्वादिष्ठान है, नाभि है। वहां पर यदि कुछ डिसऑर्डर्स हैं, जो विकार हैं, काम कर रहे हैं तो हो गएगा, तो उसके क्लींजिंग की जरूरत है, इसलिए तो चक्र शुद्धि ध्यान दिया है।
और हृदय चक्र का भी होता है क्या, मतलब? हृदय चक्र में देखो, हृदय चक्र में प्रेम है, हृदय चक्र में प्रेम है तो उसका अपोजिट भी तो वहीं एग्जिस्ट करेगा ना। दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती है ना। तो वो भय वाला नहीं होगा, मतलब वहां पर जो कि अनफॉरगिवनेस बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इस वजह से हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, माफ नहीं कर पा रहे। माफ नहीं कर पा रहे तो हृदय चक्र में ब्लॉकेज रहेगा। होता है। स्वामी जी, ये हर किसी का मार्ग अलग है, क्योंकि जिंदगी में चला हुआ राह अलग है, लेकिन आपका देखना सबको अप्लाई होता है, वो कैसे है, कैसा है? क्योंकि हमारे इसमें एक्सेप्टेंस है ना। हम जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति अलग है, उसके होने का ढंग अलग है ना, उसकी बीमारियां अलग हैं, उसके समाधान अलग होंगे। और एक्चुअली उसे खुद अपने आप को जानना है ना, उसे जो है खुद अपने आप को जानना है। रिलैक्स रिलैक्स, अपने आप को जानना है, अपने आप पर काम करना है। तो जब अपने आप को पर काम करना, और मार्ग जो है कॉमन मार्ग होता ही नहीं, हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, इन द सेंस हर व्यक्ति को अपने भीतर उतरना है। मैं अनिकेत के भीतर उतरूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा थोड़ी ना है। अनिकेत अनिकेत के भीतर उतरेगा, हैं? शैली शैली के भीतर उतरेगी, भावना भावना के भीतर उतरेगी, सब अपने भीतर उतरेंगे ना। मार्ग हमारे भीतर है और कर्व्स हमने डिजाइन किए, कर्व्स हमने डिजाइन किए। किसी भी इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट किया, मतलब किसी कर्व को बनने का मौका दिया ना, किसी भी इन्फ्लुएंस को हमने मौका दिया, मतलब उस प्रकार की कर्व को हमने मौका दिया डिजाइन होने के लिए। तो जो है अब हमें भीतर जाना है, तो सारी कर्व्स जो हमें दिखेंगी, उन कर्व्स का सॉल्यूशन हमें ही निकालना पड़ेगा, उस कर्व से हमें ही जाना पड़ेगा, उसको रिलीव करना पड़ेगा होश से। पहले बेहोशी से हुआ, अब होश से उसको रिलीव करना पड़ेगा। रिलीव करते ही वो वहां विड्रा होती चली जाएगी, कर्व सारी कर्व से विड्रा होती चली जाएंगी और भीतर प्रवेश हो जाएगा। भीतर उतरना सहज है, लेकिन सहजता से हो नहीं पाता, क्योंकि कर्व्स हैं बहुत सारी, इनर पाथ में बहुत सारी कर्व्स हैं। और कर्व्स जो है डिजाइन ही इसलिए हुई क्योंकि हमने जो है इन्फ्लुएंसेस को एक्सेस ट्रांसफर किया, जो भी इन्फ्लुएंसेस थे उनको हमने एक्सेस ट्रांसफर किया, तो वो आके स्टेबल हुए अपने कर्व के साथ। सारे इन्फ्लुएंसेस कर्व ही तो हैं, ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस दे आर कर्व्स। वो सीधी चीजें नहीं है, वो कर्व है। तो सीधे मार्ग पर हम कर्व क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने का मौका देते हैं इन्फ्लुएंसेस को। तो उन कर्व्स को रिलीव किसको करना पड़ेगा? हमको ही करना पड़ेगा ना, लेकिन अब अवेयरनेस के साथ में, होश के साथ में। जानना हो रहा है ये कर्व है, जानना हो रहा है तो पता चलेगा कर्व है, ये इन्फ्लुएंस है, फलाना है। तो फिर कुछ नहीं करेंगे, कर्व भी विड्रा होगी, साथ में वो इन्फ्लुएंस भी विड्रा होगा, वह वाला इन्फ्लुएंस भी विड्रा होगा, क्योंकि वह क्रिएटेड उस इन्फ्लुएंस के माध्यम से क्रिएटेड थी ना कर्व। तो कर्व विड्रा होगी तो इन्फ्लुएंस भी विड्रा होगा ना हमारे लिए। दूसरों के लिए है या नहीं वो हमें नहीं पता ना, हमें पता नहीं करना, और उसका कोई लेना देना ही नहीं। दूसरों के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, अपने लिए कर सकते हो। तुम जो कुछ कर सकते हो अपने लिए कर सकते हो। पहले भी एक क्वेश्चन था, वो अभी तक रह ही गया कि जैसे भी बात कर रही हूँ तो उतनी देर तो ठीक है, अब जैसे ही मैं चुप बैठूंगी ना तो ये जवान 2400 घंटे चिपकी रहती है। पहले नहीं होता था, लेकिन 5-6 महीने से ऐसा हो रहा है। और बोलूंगी तब ठीक है, अब ऐसे जैसे मैं चुप बैठूं ना, और फिर वो धीरे धीरे एकदम से ऐसा लगता है कि उसको जबरदस्ती छुटानी पड़ेगी। जबान ऊपर तालू से चिपकती, 2400 घंटे चिपकी रहती है। हाँ तो अच्छी बात है ना, उसमें बुरा क्या है? यह जो ध्यान का लक्षण है, ध्यान का लक्षण है कि जीभ जो है ऊपर तालू से चिपक जाएगी। नहीं, ये चिपक जाती है, अच्छा लक्षण है, लेकिन उसके बाद भी ये जो सब कुछ होता है ना, विचार आ रहे हैं और फोकस हो रहा है
वो भी हो रहा है, तो वो भी जो हो रहा है। हो रहा है उसको स्वीकार करो ना, उससे लड़ क्यों रहे हो? लड़ रहे हो तो जिंदगी भर लड़ते रहोगे। ये क्यों आ रहे हैं, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अरे कोई डिसीजन नहीं देना है, उसको बस- एनालाइज नहीं करना है, उसके अच्छे बुरे का गुणा भाग नहीं लगाना है, उसका हिसाब किताब नहीं करना है, उसको स्वीकार करना है। कैसा है, सारी करों को जीना पड़ेगा। सोच रहे हो कि नहीं बस हो गया, अब तो बस बेटा सीधे छलांग लग जानी चाहिए, कर्व को हम नहीं जिएंगे। अरे कर्व तो क्रिएटेड हैं, तो कर्व को कौन जिएगा, उसका भोग कौन करेगा? बीमारियों का पूरा जो भोग है, जितनी कर्व्स वहां पर स्टेबल हैं, उसको भोग कौन करना पड़ेगा? उसको भोग सम्यक भोग करना पड़ेगा। आप सम्यक भोग मतलब जागे हुए, बेहोशी में स्टेबल हुई कर्व्स, मल्टीपल कर्व्स जो है क्रिएट हुई, स्टेबल हुई बेहोशी में। अब होश पूर्वक सेम कर्व्स को रिलीव करना पड़ेगा, सेम कर्व्स को रिलीव करना पड़ेगा। वही विचार है ना, पुराने वाले ही तो विचार है ना। उसको राइट रिलीविंग करो ना, उस पर गुणा भाग लगोगे, अरे क्यों आ रहे हैं, कैसा आ रहे हैं, बारे मतलब रिलीविंग राइट रिलीविंग हो ही नहीं रही। सजगता के साथ तुम उससे जी नहीं रहे हो, जी नहीं रहे हो तो कटा ही नहीं रहा है, वो फिर से आएगा। तो सम्यक भोग किया ही नहीं किया तो बार बार आएगा, जीवन खा जाएगा, अगला जीवन फिर आएगा, फिर स्कूल का बस्ता दिलाएगा। पुराना नहीं आता, जो कि वो निकल गया वो नहीं आता, लेकिन जब कुछ नया तैयार हो रहा है, अरे नया पुराने का सवाल नहीं, जो भी आता है पुराना ही होता है। 1 सेकंड पुराना है तो भी पुराना ही है ना। पुराना नया तो हो ही नहीं सकता ना। नया विचार जैसी कोई चीज होती है? विचार हमेशा पुराना होता है, नया विचार हो सकता है क्या? विचार पुराना ही होता है, नया हो ही नहीं सकता। हाउ इट इज पॉसिबल कि नया विचार कुछ हो सकता है? सब पुराना होता है, विचार पुराना ही होता है, नया हो ही नहीं सकता, असंभव है। नया विचार नित्य नूतन जो है परम तत्व होता है, नित्य नूतन परम तत्व होता है, मौन होता है ना। बाकी तो विचार तो पुराना ही होता है। उसको जो है अभी तो मल्टी लेयर्स खुलेंगी ना, काहे चिंता कर रही हो? अभी तो ट्रांजिट फेज आने के हैं, खुलेंगे अभी। सबकॉन्शियस माइंड की मल्टी लेयर्स होती हैं, अभी नीचे की लेयर्स खुलेंगी। समता को पुष्ट करके रखना, यहीं पे असमता है तो अभी समता को पुष्ट करो, ताकि जब अंदर की लेयर खुलेंगी तब समता पुष्ट होनी चाहिए। खतरनाक ट्रांजिट पीरियड आएगा, सब भोगना है, खुद को भोगना पड़ता है, दूसरा नहीं भोगेगा। तब जो है बल्क में विचार आएंगे, हजारों लाखों विचार टूट पड़ेंगे एक साथ, चित्र विचित्र लगेगा। ये तो हमारे जीवन से संबंधित भी नहीं है। नहीं, अरे तुम्हारे जीवन से संबंधित है, पिछले जन्म से, उसके पिछले जन्म से, 100 जन्म पुराना, 50 जन्म पुराना, 60 जन्म पुराना, 1000 जन्म पुराना, सब निकलेंगे अभी। मल्टी लेयर्स है। जब शरीर छोड़ते हो, हाँ, तो बिल्ट इन प्रोग्राम बनता है ना, पूरी उसको रील चलती है ना उल्टी, यहां से लेकर जब गर्भ तक जाते तक सब वापस उसमें डेटा जाते हैं ना। एक पिन पॉइंट बिल्ट इन प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है ना, वह बिंदु क्रिएट होता है ना, बताते हैं ना उसके बारे में। जो ऐसा लगता है कि फिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल जैसा हो गया, एक्चुअली फिजिकल होता है। तो फिजिकल और मेटाफिजिकल के बीच का होता है, इतना थिन होता है, और उसमें सब कुछ जाता है, प्लस उसमें पूरे जन्मों का सब कुछ होता है ना, सारी इंफॉर्मेशन उसमें जाती है, और वही तो जाके जन्म लेता है ना वह बिंदु। उस बिंदु की चर्चा तो करी है ना हमने। बिंदु मूव करता है, वही आर्ब्स की तरह दिखता है, उसको आर्ब्स भी बोलते हैं। अच्छा कैमरा हो तुम्हारे पास में, बहुत हाई मेगापिक्सल का ओरिजिनल कैमरा, तुम जाओ मंदिरों के दर, शमशानों के दर, अंधेरे कोनों में उधर जाके फोटो ले आओ और लैपटॉप पे फैलाओ, आर्ब्स दिखेंगी, नाक कान मुंह दिखेगा, उसमें छोटी छोटी आर्ब्स दिखेंगी। वो बिंदु है, मतलब एक्चुअली वो फिजिकली है, लेकिन इतना थिन है कि मेटाफिजिकल जैसा भासता है, लेकिन वो है फिजिकली। मतलब वो एक्चुअली इस डायमेंशन के बाहर चला गया, लेकिन दूसरे डायमेंशन भी तो फिजिकली है ना। तो कुछ कैमरे जैसे पकड़ लेते हैं, आर्ब्स को पकड़ लेते हैं, और इस स्टेज पे जी रहते हैं कि वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं इस डायमेंशन और उस डायमेंशन में। तो जो है उनको सम्यक तरीके से जीना पड़ेगा, अंदर की लेयर्स फूटेंगी। समता को पुष्ट करके रखना, तुम्हें समता पुष्ट करनी है, नहीं तो ट्रांजिट फेज में ऐसा लगता है हो गए पागल, हम पूरे पगला गए हम। और पागलपन को तो जीना ही पड़ता है। काहे भागे वहां पर,
बुद्ध और महावीर 6 साल और 12 साल जंगल में, बोले यहाँ रहेंगे तो लोग बोलेंगे कि तो माँ पागल है, वो ट्रीटमेंट चालू करवा देंगे। तो जंगल में जाके अकेले रहो, वहां पूरा पागलपन निकलेगा, पागलपन की हरकतें होंगी, है ना, पूरा पागलपन निकलेगा। पागलपन निकलेगा तो जंगल के एकांत में निकलेगा तो ठीक है, सफाई तो करनी है, क्लिनजिंग तो करनी है ना, सम्यक भोग तो करना पड़ेगा ना, उसका राइट लिविंग तो करनी पड़ेगी ना, फिर से सारी कर उसको फिर से जीना पड़ेगा ना, जीना खुद को ही है। हम कहाँ जाए, हमें तो वहीं रहना जंगल में। अपने कमरे में करो, अपने घर में करो, निकलने दो उसको, जैसी परिस्थिति वैसा ही तो करना पड़ेगा ना। अब नहीं होगा तो ठीक है, फिर अपना शरीर छोड़ करके अपना इंतजार करो कि जब धरती में सब लोग मर जाएंगे, फिर से जंगल पैदा होंगे, तब जन्म लेना। जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करो, किंतु परंतु न लगाओ। तो कर्स जो है उसको जीना पड़ता है, और वहां पर जो है राइट रिलीविंग होनी चाहिए और राइट अवेयरनेस। राइट अवेयरनेस का मतलब वहां पर कोई कंसंट्रेशन नहीं होता, जो जैसा है। भगवान आप कहते हैं ना प्रति संवेदन और स्वीकार भाव, वो तो मेरे साथ में हो रहा है, मैं देख रही हूँ। पर दूसरे जन्म को लेकर जैसे ही सुनती हूँ ना, एक थरथराहट हो जाती है। वो डर क्यों बना हुआ है? पिछले जन्म के कुछ ट्रामाज हैं, कुछ घटनाएं हैं, कुछ बुरी चीजें हैं जिसे भोगा है, वो डर वहां से निकल के आता है। पिछले जन्म में जो कष्ट तकलीफ, जो दुर्घटनाएं भोगी हैं, उसके इम्प्रिंट्स बहुत ज्यादा है, बहुत गहरे में, इस कारण भय पैदा होता है। आएंगे, उभरेंगे कभी, उनको समता पुष्ट करो। समता पुष्ट करना है, हर साधक को समता पुष्ट करना है। ऐसी ऐसी खतरनाक चीजें उभर के आएंगी, लेकिन देखना कैसे, जैसे हॉरर शो देखते हो, फिल्म जाके देखते हो ना, हॉरर फिल्म होती है ना, वहां पर घट रहा है, अरे भाई वो पर्दे में घट रहा है, कोई मेरे साथ थोड़े ना घट रहा है। हालांकि वहां भी लोग घबराने लग जाते हैं हॉरर शो में, जबकि तुम्हारे साथ घट ही नहीं रहा है, पर्दे का खेल है। वहां से तुम प्रभावित हो जाते हो। समता को इतना पुष्ट करना है कि वो 100% फिल्म है, हमारा कोई लेना देना है, लेकिन फिल्म को देखना है, फिल्म को चुपचाप देखना है, उसको बोलना नहीं कि अच्छी है बुरी है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये गलत हुआ या सही हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। इस चक्कर में मत पड़ो। वही हम रिट्रीट में कहते हैं ना कि सहजता से चलने दो। मैनेजमेंट के लिए हमने बाहर के आदमी नहीं रखे, होटल के स्टाफ को निकाल देते हैं कि तुम सब लोग मिलके भाई मैनेज करो और वहां पे समता को पुष्ट करो। नहीं ये जी ये ऐसा नहीं, ये फलाने ने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, ये सही हुआ हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इस चक्कर में क्या करोगे? यही समता पुष्ट नहीं कर पाओगे तो फिर कहाँ करोगे? यहाँ तो समता पुष्ट करो ना। यहाँ सहजता रखो, समता पुष्ट करो। समता को हर जगह पुष्ट करना पड़ता है ना। घर में क्या है, घर में वो अपना उस मोनोटोनस लाइफ में और बहुत सारी प्रैक्टिस में बिल्कुल उस मैकेनिज्म को ही फॉलो कर रहे होते हैं, वहां थोड़ा मुश्किल होता है। अरे यहाँ तो कर लो, है ना, उस एटमॉस्फेयर के बाहर हो, यहाँ अपनी क्षमता को पुष्ट करो। विपरीत परिस्थिति है, कोई व्यक्ति गड़बड़ भी कर रहा है तो अपनी क्षमता को पुष्ट रखो। यहाँ पुष्ट रख पाओगे, यहाँ अपनी क्षमता को पुष्ट रख पाओगे तो फिर उस परिस्थिति में भी क्षमता को पुष्ट रख पाओगे, है ना। तो व्यवहारिक जीवन में अप एंड डाउन्स रहेंगे, यहाँ अपनी क्षमता को पुष्ट करके रखना, ठीक है ना। क्षमता को पुष्ट करते चलोगे तो जब वह अंदर से वो निकलेगा गार्बेज पूरा, है ना, सारी बीमारियां निकलेंगी, वहां क्षमता को पुष्ट रखना। वहां क्षमता को पुष्ट रखोगे तो फिर वह एक फिल्म की तरह हो जाएगा। दूर कहीं चल रहा है, कोई फिल्म चल रही है और पास ऑन हो गई, खेल खत्म, भोग कंप्लीट, और कुछ भोगने की जरूरत नहीं है, बस फिल्म देख लो और खेल खत्म। उसके टाइम जोन भी अलग हो जाएंगे, क्षमता पुष्ट होगी ना, तो कुछ मिनट में कुछ जन्मों को भोग डालोगे, कुछ मिनट में। मालूम है जब मरते हो ना, जब शरीर छूटता है ना, कोई पानी में डूब रहा है, कोई दुर्घटना में मर रहा है, किसी को करंट लगा तो वहां कितने कुछ सेकंड में ही मर जाएगा ना। वो नहीं देखा, एक लड़का था, वो ट्रेन पे चढ़ गया था और वो हाईलाइट उसमें आया, काला कोयला होकर के बन के फिर गिर गया, लेकिन उसको कुछ सेकंड तो लगे होंगे ना उसमें। उस कुछ सेकंड में उसने पूरा जीवन जिया होगा, पूरी रील बैक चली होगी
और वो जाके स्टोर हुई होगी पूरी, कुछ मिस नहीं हुआ होगा, एक भी घटना मिस नहीं हुई होगी। तुमको आज शाम से लेकर सुबह तक का याद करने बोले, तुम 10% भी याद नहीं कर पाओगे। छोटी छोटी इतनी घटनाएं थी, तुम बोलोगे कि हाँ मैंने 2 चीटी थी, अरे वो 12 चीटियां थी, तुम्हें 2 ही दिखी, लेकिन उसमें जब रिकॉर्ड होगा तो पूरी 12 चीटियां दिखे रिकॉर्ड होंगी, कुछ भी मिस नहीं होता उसमें, है ना। तो उसमें जो है सारा कुछ होता है उतने सेकंड में, तो वो एक अलग टाइम जोन को जी रहा है ना। मतलब वो जो उसको करंट लगा है, उस करंट लगने में उसको जो भी है कि 30 सेकंड 35 सेकंड जो भी लगे होंगे, 30-35 सेकंड में वो मर के कोयला बन के नीचे गिरा। लेकिन इस 30-35 सेकंड के अंदर में जो शुरू के 3-4-5 सेकंड में, उस 5 सेकंड के भीतर में वो पूरे जीवन को वापस जिया होगा अलग टाइम जोन में जा करके। तो जब साधना में जाओगे और जब वो जन्मों जन्मों का निकलेगा, जन्मों जन्मों का जब निकलेगा, तो वहां पर जो है कुछ मिनट 2 मिनट में कई जन्म भोग डालोगे, क्योंकि वो टाइम जोन ही अलग होगा और निर्जरा हो जाएगी, क्लीनिंग हो गई, भोग खत्म हो गया, डिफरेंट टाइम जोन को जियोगे वहां पर। तो समता को पुष्ट करना है ताकि वो टाइम जोन वो ऐसा हो जाए कि कुछ मिनटों में ही खेल खत्म हो जाएगा। जितनी समता पुष्ट होगी, समता पुष्ट नहीं है तो तुम टाइम को लंबाते जाओगे, जन्म 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 भोगोगे उसको। तुम चाहो तो उसे कुछ मिनट में भोग सकते हो। अब एक बात बोले, बड़े गुप्त रहस्य की बात बोले। अष्टावक्र ने देशना दी, है ना, एक श्लोक कहा और राजा जनक को आत्मज्ञान उपलब्ध हो गया। कौन से टाइम को जोन को जी रहा होगा राजा जनक, कौन से टाइम जोन को जी रहा होगा? उस एक श्लोक के पढ़ते पढ़ते उसने पूरे पास्ट लाइफ जो है देख ली, राइट रिलीविंग कर ली, सारे भोग कंप्लीट कर लिए और वो मुक्त हो गया। हाँ, सारे भोग कंप्लीट कर लिए और मुक्त हो गया राजा जनक। एक श्लोक होते होते किस टाइम जोन को जिया होगा? भोग तो कंप्लीट करने पड़े होंगे ना उसको। तो वह जो जिसको करंट लग के मर रहा है, पानी में डूब के मर रहा है, पानी डूबने वाले को ज्यादा टाइम लगता है, करंट वाले को कम समय, तो उसने जो है कुछ सेकंड में, 3 या 4 सेकंड में पूरी लाइफ को वापस जी लिया और वह जो उसका बिल्ट इन प्रोग्राम में चला गया, वह सॉफ्टवेयर उसका जो है वहां पे बिल्ट इन प्रोग्राम बन गया। अब जो है राजा जनक ने उसको सेकंड में पूरे जन्मों जन्मों को भोग लिया, राइट रिलीविंग कर ली, सम्यक भोग कर लिया और उससे मुक्त भी हो गया, मुक्त हो गया। कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, रिलैक्स। उनकी संगत में, अष्टावक्र की संगत में, अष्टावक्र की संगत का तो है ही है। देखो सदगुरु तो सदा रहे, बुद्ध की संगत में भी कोई अपना 5 सेकंड 1 मिनट में या आधे मिनट में बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता था, महावीर के भी, कृष्ण के भी इसमें, लेकिन अष्टावक्र के इसमें क्यों हुआ का सवाल नहीं है, वो उसकी भी पात्रता थी, राजा जनक की पात्रता। सदगुरु तो वही होते हैं, सदगुरु तो सदा से होते हैं और वही होते हैं। सवाल शिष्यों का है, गुरु और सदगुरु। सदगुरु तो बिल्कुल वही सेम स्टेज का होता है, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे फरीद हो, उनकी स्टेजेस तो इक्वल होती हैं, एकदम इक्वल होती हैं, है ना। सवाल साधकों का होता है, सवाल साधकों का होता है। देशना तो यहाँ पर भी वही है, जो अष्टावक्र कह रहे हैं वही है, बस कोई फर्क नहीं है। सवाल तुम्हारा है कि तुम जनक हो या नहीं हो, तुम जनक हो या नहीं हो, सवाल ये इस बात का है। तुम किस तल को जी रहे हो, तुम अपना टाइम जोन कौन सा क्रिएट कर रहे हो, तुम्हारी क्षमता कितनी पुष्ट है ना। अपनी क्षमता को पुष्ट करना है। क्षमता यदि पुष्ट होगी तो जो है बहुत कम समय में सारे भोग कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसी जन्म में आवागमन खत्म, स्कूल का बस्ता छूट जाएगा, फिर से स्कूल का बस्ता नहीं उठाना पड़ेगा, फिर से A फॉर एप्पल B फॉर बाय नहीं करना पड़ेगा। क्षमता को पुष्ट करना है। क्षमता जितनी ज्यादा पुष्ट होगी
तुम जो है वो सारे जन्मों जन्मों के जो भोग है, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स हैं, संस्कार हैं, इनकी उदीर्णा और विड्रा जो है, उदीर्णा और निर्जरा, ये जो होनी है, करनी है, सब हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। वह लेयर्स जो हैं, जो अंदर की लेयर्स जल्दी जल्दी खुलेंगी और सम्यक भोग हो जाएगा। तुम्हारी क्षमता वहां पर पुष्ट होनी चाहिए। तुम उस पर यदि रिएक्ट करते हो, तुम उसे समझना चाहते हो, तो एक विचार को, एक चीज को तुम समझना चाहते हो तो पूरा टाइम देना पड़ेगा उसको। अब तुम उसको समझने और भोगने और उसमें तुम्हें यदि 6 महीने लगते हैं तो ठीक है, 6 महीना दो। और कोई बंदा है बिल्कुल उसमें है तो 1 सेकंड में उस विचार नहीं, 1 लाख विचार को जो है भोग के खत्म कर देगा। और तुम एक विचार के पीछे 6 महीने लगाओगे, वो 1 सेकंड में 1 लाख विचारों को साफ कर देगा। दूसरा, तुम्हारा और उसका ये फर्क है, क्योंकि तुम उसे समझना चाहते हो और अगला व्यक्ति उसे समझना ही नहीं चाहता, लेना देना ही नहीं है। देखना हो रहा है, मैं कहाँ देख रहा हूं, मैं कौन है, कहाँ मैं, कौन मैं, देखना हो रहा है, घट रहा है, हैपनिंग है, जानना हो रहा है, इनबिल्ट है। अलग से मैं जान रहा हूं किसी एफर्ट के द्वारा नहीं, एफर्टलेस नोइंग में जो है टाइम जोन बिल्कुल अलग हो जाता है, एकदम थिन टाइम जोन होता है। उस थिन टाइम जोन में वो सब भोग लिया जाता है और वहां पर एफर्टलेस नोइंग अपनी पीक पे चली जाएगी, तो वहां पर टाइम जोन होता ही नहीं है। वहां पर थिन टाइम जोन में जाकर के भोगोगे और जैसे ही भोग खत्म होंगे तो थिन टाइम जोन भी गायब हो जाएगा, टाइम जोन होगा ही नहीं, टाइम होगा ही नहीं। बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, कंप्लीटली रिलैक्स, और रिलैक्सनेस जो है, कंप्लीट रिलैक्स हो जाओगे। वही मुक्ति, वही मोक्ष, अलग से कोई मोक्ष नहीं है। आपका प्रश्न है? हाँ, जोर से पूछ लीजिए। शोभा जी का। हाँ बाबा जी, हाँ, अगर कुंडलिनी जागरण होता है और एनर्जी उठती है, लेकिन ब्लॉक कहीं फील होता है आपको, और आपको लगता है कि मेरे को सर्वाइकल है, इस वजह से ब्लॉकेज है, तो उसको हमको फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है या कैथारसिस करना है, या फिर साधना में कुछ ऐसी टेक्निक है जो फिजिकल ब्लॉकेज कैसे क्लियर होगी फिटनेस से? फिजिकल ब्लॉकेज है यदि कुछ, देखो कुंडलिनी का जागरण होना है, उसमें सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो भी कुंडलिनी जागरण हो जाएगी, ठीक है ना। उसके शरीर में कौन सी बीमारियां हैं वो मैटर करता ही नहीं है। अटक रही है, ठीक है, ऐसा फील होता है, अटक रही है, साधना कंटिन्यू रखो। एक्चुअली क्या है कि जो सुषुम्ना नाड़ी क्रिएट होती है, ऊर्जा की जो नाड़ी, एनर्जी की जो नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी क्रिएट होती है और स्पाइनल कार्ड से ऊपर उठती है ना। तो ये जो रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठेगी और वह अपने आप में एक कार्ड की तरह है, एनर्जी कार्ड है। तो ऊपर उठती है तो सीधे सीधे जाती ही नहीं किसी की भी, वो बीच बीच में अटकती है। स्पाइनल कार्ड का उसको प्रॉब्लम है या नहीं, उसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या नहीं, उससे मतलब ही नहीं, किसी की सीधी जाती ही नहीं, बीच बीच में जाके अटकती है। चक्र शुद्धि ध्यान से वो ब्लॉकेज हटेंगे, है ना। क्षमा याचना, मंगल कामना ध्यान को प्रयोग में बढ़ाना पड़ेगा, उससे वह क्लियर होगा। और दूसरी बात यह है कि वह जो अटकती रहती है, फिर आगे चलती है, आगे पीछे होती रहती है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, न ध्यान कर रहे हो, न साधना कर रहे हो, तुम सो रहे हो, आधी रात है और कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। कि हमें ऐसा, हमारा खुद का अनुभव है, हमारी कुंडलिनी जागरण भी आधी रात में ही हुआ, बिस्तर में सोए से ही हुआ, है ना। अब बहुत नई उम्र थी हमारी, पढ़ते थे हम, और जो है कुंडलिनी जागरण हुआ। और कुंडलिनी जागरण में भ्रांतियां भी बहुत है, बहुत सारे लोग कुछ छोटा मोटा कुछ घट जाता है, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। कुंडलिनी जागरण कोई छोटी मोटी घटना नहीं है ना। उसमें ऊर्जाएं उठती हैं, ऐसी छोटी मोटी ऊर्जाएं नहीं उठती हैं। तुमने जितना सोचा है उतनी ऊर्जा भी नहीं, तुम जितना सोच सकते हो वो उतनी ऊर्जा भी नहीं होती, उससे हजारों लाखों गुना ज्यादा होती है, तुम जितना भी सोच सकते हो।
है ना, बहुत ज़्यादा ऊर्जा उठती है और वो पूरी ऊर्जा उठ करके सहस्त्रार में जाती है और सहस्त्रार से होकर अपना आज्ञा चक्र तक आ जाती है ना। दशम द्वार पे चोट मारती है, दशम द्वार पे चोट भी मारती है, ब्रह्मरंध्र पैदा हो जाता है, होल पैदा हो जाता है ब्रह्म क्षेत्र में। 24 घंटे यहाँ पे वो हाँ, वो तो ऊर्जा उठती रहती है, ये ऊर्जा का उठना है। ऐसे जो साधक कोई भी साधना कर रहा है तो उसकी ऊर्जा उठ करके यहाँ पर सहस्त्रार में मूवमेंट उसको पता चलता रहेगा, सालों पता चलता है, सालों लगते हैं, सालों तक चलता रहता है कि सहस्त्रार में ऊर्जा उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है। लेकिन ये कुंडलिनी जागरण नहीं है, ये ऊर्जा का उठना है। और ऐसे जो है करोड़ों साधकों को होता है इस धरती पर, ऐसे करोड़ों साधक होंगे अभी जिनकी ऊर्जा सहस्त्रार पे चलती रहती है, मूवमेंट करती रहती है 24 घंटे, ऐसे करोड़ों साधक होंगे। अभी भी ऐसे ही होता है। हाँ, पल्पिंग होती रहेगी, ऐसे करोड़ों साधक होंगे इस धरती पर अभी जिनकी ऊर्जा जो है चलती रहती है, सहस्त्रार में मूवमेंट करती रहती है, ठीक है ना। कुंडलिनी जागरण का मतलब ये वाली ऊर्जा नहीं, वो जबरदस्त फ्लो, बाढ़ आएगी, बाढ़। वो तो फिर जब वो उठेगी तो सारे ब्लॉकेज बहा के ले जा लेती है, उसमें कहा, उस बाढ़ में कौन से पुल पुलिया बचेंगे। ये वाली बाढ़ थोड़ी है नर्मदा और गंगा वाली की जो पुल पुलिया उसको रोक लेंगे। होने के बाद ही क्लिनजिंग एक लेवल तक चाहिए, पूरी क्लिनजिंग तो तुम्हारे बस का रोग नहीं है, लेकिन मोटी मोटी क्लिनजिंग, पुल को तुमने कमजोर कर दिया थोड़ा, बाकी तो बाढ़ अपने आप उसको तोड़ के ले जा ही लेगी। पिछली वीकेंड में जब आई थी ना, हाँ। तो गर्दन 24 घंटे ऐसे होती रहती थी। फिर एक बार एकदम से बैठे बैठे ये जो लटकता ना गले में, वो ऐसे ऐसे घुमा, पूरी जवान ऐसी बैठी थी और बहुत देर तक ऐसा बिल्कुल क्लीन हो गया। हाँ, विशुद्धि का ब्लॉकेज वो क्लियर हो गया था। मेरे ख्याल से सितंबर में। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो नसें से खींचने लगी थी पीछे से। अब वो 6 महीने से बस यही 24 घंटे ऐसे होता रहता है, बहुत ज्यादा। तो ये और जो ब्लॉकेज हैं या समस्याएं वो भी धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएंगी, साधना कंटिन्यू रखो। ब्लॉकेज तो होते हैं और क्लियर भी होते हैं। तो कुंडलिनी जागरण जो होता है उसमें जो है ऊर्जा बिल्कुल बहुत तेज गति से हजारों सूर्य एक साथ निकल गए, इतनी ऊर्जा। एक्चुअली उसमें जो ऊर्जा जागती है कुछ, अब वो तो संयोग था हमारे साथ कि हम जहाँ रहते थे वो एकांत स्थान था, इलाके उस कमरे में छोड़ो, आसपास के कमरों में, उस आंगन में, उधर आसपास में कोई रहता नहीं था, और गाँव का मामला, जंगलों का मामला जहाँ हम रहते थे। तो वहाँ पर जो है जो एनर्जी निकली, जो प्रकाश घटा, वहाँ पर जो प्रकाश घटा, और प्रकाश जो है वहाँ पर इतना तेज प्रकाश था, ये संयोग है कि किसी ने देखा नहीं तो समस्या हुई नहीं। तो प्रकाश इतना ज्यादा था कि वो गांव के घर होते ना, ऊंचे घर थे लेकिन खपरेले वाले घर थे, तो उससे भी जो रोशनी निकली होगी, रोशनी जहां जहां तक गई होगी, लेकिन जंगलों में रोशनी उठी तो उसकी कोई कहानी बनी नहीं। कहानी नहीं बनी तो बड़ी अच्छी बात हो गई, समस्या पैदा नहीं हुई। कहानी के साथ समस्या पैदा हो जाती, कितनी रोशनी पैदा हो गई। हाँ बाबा जी, ये जो कम क्वांटिटी में मतलब हल्की एनर्जी उठती है माना, तो ये कुंडलिनी जागरण का सिम्टम होता है या उसी टाइप का, मतलब स्टार्टिंग है, ये क्या होता है फिर? ये कौन सी ये जो है सुषुम्ना नाड़ी क्रिएट हो रही है, ऊर्जा जो चल रही है, सारे चक्रों का भेदन होगा, चक्र भेदन होगा, सारे चक्रों का भेदन करते करते ऊर्जा ऊपर जाएगी। तो ये सुषुम्ना नाड़ी क्रिएट हो रही है, और सुषुम्ना नाड़ी क्रिएट हो रही है तो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही कुंडलिनी जागरण होता है, मतलब सुषुम्ना नाड़ी बनना शुरू हो गई है, और जो है चक्र भेदन शुरू हो गए, है ना। वहां जाके ब्लॉक हो रही है पहले, लेकिन पहले के चक्र तो भेदन कर रही है ना, तब तो वहां जा रही है ना, ठीक है ना। और यहाँ पर भी कभी सेंसेशन वगैरह होता है तो फिर हाँ, तो फिर वह अपना जो ऊर्जा वहां तक सब अपना मूवमेंट कर रही है, तो चक्र भेदन हो रहा है, सुषुम्ना नाड़ी स्ट्रांग होती जा रही है, स्ट्रांग होते होते कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर किसी दिन जो है कुंड की ऊर्जा उसमें समाहित हो जाएगी, और समाहित होकर के ब्लास्ट कर देगी,
सहस्त्रार में जाकर। ब्लास्ट है वो एक किस्म का, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, वह ऊर्जाओं का ब्लास्ट होता है। स्वामी जी, अस्तित्व ये डिसाइड करता है कि किसकी कुंडलिनी उठनी चाहिए या नहीं, ये क्योंकि कई लोग बहुत डिजायर भी करते हैं और कई लोग बोलते हैं कि ठीक है, इट्स ओके, अगर नहीं भी होगा तो बहुत महत्व नहीं देखो, देते इस वो चीज को। डिसाइड करता है अस्तित्व। अस्तित्व रहता कहाँ है, उसे मिला दो ना, पहले अपन उसी से बात कर लेते हैं। कल लंच पे बुला लो अस्तित्व को, उससे पूछ लेंगे ना, लंच का लंच भी कर लेगा अस्तित्व, उससे बात भी कर लेंगे। अगर अस्तित्व कहीं है, वो डिसाइड करता है, मतलब कहीं ना कहीं तो रहता ही होगा। आजकल का जमाना है, फोन नंबर भी होगा, फोन कर दो उसको, मोबाइल नंबर लिया होगा कि कंपनी वालों से बात कर लो, उनके पास हो गई ना, बगैर उसके तो हो नहीं सकता। उसने नाम पता तो लिखवाया ही होगा कि मेरा नाम अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। तो स्वामी जी कैसे होता है? कैसे क्या के चक्कर में न पड़ो, बस जो है साधना होता वही है कि कोई पुण्यों का उदय होता है, पुण्यों का उदय होता है तो उसका फल मिलता है, सद्गुरु की शरण मिलती है। पुण्यों का उदय होता है, कोई भी पुण्य किए हों तो उसका पुण्य एक ही होता है, मतलब पुण्यों का जो सही रिजल्ट एक ही होता है, वास्तविक रिजल्ट एक ही होता है। सद्गुरु की शरण मिलती है, देशना मिलती है, और वो देशना मिलती है, उस देशना से साधना घटती है, साधना सम्यक साधना घटती है, और सम्यक साधना घटती है तो उसमें जो है कुंडलिनी जागरण होता है। ब्लॉकेज खुल जाते हैं उस देशना से, उस सत्संग से, उस सानिध्य से, सारे ब्लॉकेज खुलने लगते हैं। तुम्हारा सरेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितना सरेंडर होगा उतने तुम्हारे ब्लॉकेज कटेंगे, है ना, और सरेंडर नहीं हुआ तो उतने ब्लॉकेज तुम्हारे बने रहेंगे। सरेंडर घटेगा तो ब्लॉकेज डिस्ट्रॉय होते चले जाएंगे। उस सानिध्य में वह बात होती है। एक वीणा बज रही है और एक वीणा साथ में रखी हुई है, उसको कोई छेड़ नहीं रहा है, यदि बज रही है तो उसके तार हिलने लगते हैं, भले वो रखी हुई है ना, उसमें भी सूक्ष्म संगीत पैदा होने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न। जी स्वामी जी, स्वामी जी, सदगुरु के पास टिकने का राज क्या है, और सदगुरु से डर लगने लगे तो क्या करें? सबसे कठिन काम है सदगुरु के पास टिकना। दुनिया में इससे कठिन काम है ही नहीं, असंभव है। और सबसे आसान काम है गुरु घंटाल के साथ टिकना। सबसे आसान काम है गुरु घंटाल के साथ टिक जाना, वहां आराम से टिक सकते हो। और सबसे कठिन काम है सदगुरु के साथ टिकना, तो सदगुरु से वो चोट मारेगा, है ना, कहीं ना कहीं से चोट मारेगा, तुम्हें गालियां देगा, तुम्हें डांटेगा, कहीं कुछ करेगा। कुछ दिन तो बड़े प्यार से रहोगे, फिर तुम पे डंडे पड़ना चालू हो जाएंगे, वो तोड़ फोड़ करेगा। और तुम्हारे पास विजडम होनी चाहिए, राइट विजडम होनी चाहिए। ये जो मुझे डांटा जा रहा है, तुमने ये झाड़ू कैसे लगाया, तुमने ये कैसे किया, वो मामला झाड़ू का है ही नहीं, मामला कुछ और है। तुम ये ऐसा कैसे कर रहे हो, चलो तुम अपना ये तुमने यहाँ गंदा क्यों कर दिया, है? किसी भी बात पे कैसे भी करके तुम्हें डांट पड़ रही है, कुछ भी डांट पड़ रही है, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, कुछ कुछ किया जा रहा है, तुम्हें जलील किया जा रहा है, तुम्हें परेशान किया जा रहा है, तुम्हें फंसाया जा रहा है, तुम्हें उलझाया जा रहा है, कहीं तुम्हें मजदूर की तरह बना देंगे। चलो ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, ये सब क्या किया जा रहा है? यही लीला है। यहाँ पे तुम्हें टिकना है, यहाँ तुम्हें समता को पुष्ट रखना है। तुम्हें कहीं तोड़ा फोड़ा जा रहा है, कहाँ कैसे तोड़ा फोड़ा जा रहा है तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें समझना भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ डटे रहना है। और मन तुम्हारा फेवर में तुम्हारे आएगा ही नहीं, मन तुम्हें खूब हिलाएगा डुलाएगा, कि मन ही तो तुम्हें वो उठा के ले जाएगा ना। और ऐसा हुआ, कुछ लोग निकल के गए तो वो इस देशना को सुनने के बाद जी भी नहीं सकते घर में शांति से, है ना। अब तो शांति, वो वाली शांति तो रहेगी नहीं, परम शांति के बगैर तो अब हो नहीं सकते। तो क्या करें, तो सब कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने गुरु घंटाल ढूंढे, फिर
बोले सतगुरु के साथ तो रह नहीं सकते, गुरु घंटाला, और गुरु घंटाला के पास भीड़ भी बड़ी रहती है, उनके पास बहुत लोग रहते हैं, बड़ा कुछ रहता है ना। वहां पर जो है जाकर के फिर रह आओ। सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्कर्म करो, सेवा करो, ध्यान में क्या रखा है, अरे ये ऐसा वैसा, बड़ा मजा आता है वहां पे, है ना। और वहां पे टिकना आसान है, और वहां पे जाके टिक जाओ, वहां पे टिक जाओ, टिके रहो, किसी बहाने टाइम पास करके शरीर छोड़ दो, फिर स्कूल का बस्ता मिलेगा, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर पाए। सदगुरु के पास छटपटाहट होगी, बेचैनी होगी, अकुलाहट होगी, व्याकुलता होगी, सब गड़बड़ झाला लगेगा, ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, छटपटाओगे, तभी मत भागना, और छटपटाओगे, छटपटा छटपटा के मर जाओगे। गुरु के दर पे मरना, सदगुरु के दर पे मरना पड़ता है, मरने के पहले की छटपटाहट है। सदगुरु के दर पे मरना पड़ता है, डटे रहो, डटे रहो, जल्दी मर जाओगे, चिंता मत करो, ठीक से मरोगे, पूरी मौत मरोगे। सदगुरु के दर पे तुम लौट के चले गए जिंदा, शर्म नहीं आएगी तुम्हें? वहां जिंदा लौटने के लिए आए थे? अरे मरने के लिए आते हैं। आचार्य मृत्यु, सदगुरु मृत्यु है, उसके पास तुम्हें छटपटाहट होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए, और बढ़ेगी, सफोकेटेड सा भी महसूस करोगे, और छटपटा के मर जाओगे। मर जाओगे तो बात बन जाएगी, आचार्य मृत्यु। सदगुरु के पास ही तो छटपटाहट होगी ना, गुरु घंटाल के पास थोड़े ना होगी। और मरना यहीं पे होगा, कहीं और मर भी नहीं पाओगे। बाकी जगह तो तुम कहीं जाओगे, शरीर छोड़ोगे, शरीर छोड़ के वापस स्कूल का बस्ता देके फिर खड़े हो जाओगे। यहां पर मरोगे, स्कूल का बस्ता दोबारा मिलेगा नहीं, फिर से जन्म होगा ही नहीं। इस शरीर की मृत्यु की बात नहीं कर रहे हम, तुम्हारी मृत्यु की बात करें, तुम्हारी शरीर की मृत्यु की थोड़ी ना बात करें। तुम्हारे शरीर का क्या है? तुम्हारा शरीर तो जिएगा, जितना कर्म प्रारब्ध है, जितना कुछ है उतना जिएगा। हम तुम्हारे मरने की बात कर रहे हैं कि तुम मरते नहीं हो, फिर से स्कूल का बस्ता उठा के फिर पैदा हो जाते हो, फिर आ जाते हो। तो सदगुरु के दर पे तो मरना होता है। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस्मरणी मरो स्मरणी, गोरख मरी दीठा। जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। मन तो कोशिश करेगा, निकल चल बेटा यहां से, निकल 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 निकल, यहां नहीं रहने का, यहां नहीं रहने का। और जिसको छटपटाहट हो रही है, मतलब उसकी साधना ठीक जा रही है, तभी तो छटपटाहट हो रही है। ट्रांजिट फेज खतरनाक रूप से आ रहा है, मतलब राइट पाथ पर है, मृत्यु निकट है, महामृत्यु निकट है, तभी तो छटपटाहट हो रही है, तभी तो ट्रांजिट फेज हो रहा है। साधना ठीक जा रही है। और ट्रांजिट फेज नहीं आ रहा है, मतलब साधना में सुधार की जरूरत है। तुम्हारे सरेंडर में कुछ कमी आ रही क्या? रेजोनेंस में कुछ गड़बड़ी है क्या, जो तुम्हें ट्रांजिट फेज नहीं आ रहा? सदगुरु के सानिध्य में आने के बाद तो ट्रांजिट फेज फटाफट आना चाहिए। छटपटाहट, व्याकुलता, बेचैनी होनी चाहिए, खूब दबा के होनी चाहिए। उसके बाद भी डटे रहना है ना। मिला रेपा नहीं भागा ना, डटा रहा ना, डटा रहा तभी तो मिला रेपा है।
और कोई प्रश्न है कि सभा समाप्त करें? ठीक, आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं।